नमस्कार दोस्तों, वेबनोवेलिक्स 1.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ मैं आपके लिए सुंदर और रोमांचक हिंदी नॉवेल्स को ऑडियो और वीडियो रूप में पेश करता हूँ ताकि आप कहानियों का आनंद बिना किसी दिक्कत के ले सकें। ये सब मैं अपनी मेहनत से बनाता हूँ, इसलिए मेरी कंटेंट की नकल करना बिल्कुल मना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। आपका प्यार ही मेरा हौसला है। धन्यवाद। शेंसू कॉन्टिनेंट, आइस स्पिरिट किंगडम, गाला माउंटेन। पहाड़ के आधे रास्ते पर एक छोटा सा लकड़ी का घर था। 8 साल। क्या तुम्हें पता है कि मैंने पिछले 8 साल कैसे जिया है? 8 साल पहले मेरी पत्नी एक पत्र छोड़कर भाग गई और फिर कभी उसका पता नहीं चला। मेरी बेटी, जिसे मैंने 8 साल तक बड़ी मेहनत से पाला, अब चिट्ठी छोड़कर भाग गई। क्या मुझसे ज्यादा दुखी कोई ट्रांसमिग्रेटर है? मेज पर पड़े नोट को देखकर चुमो के चेहरे पर पीड़ा थी और उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। पिताजी, लिंगर माँ को ढूंढने पहाड़ से नीचे गई है। लिंगर नहीं चाहती कि पिताजी दिन भर तड़पते रहे, इसलिए मुझे उस बेरहम और गैर-जिम्मेदार औरत को ढूंढना होगा। लिंगर उससे आमने सामने पूछना चाहती है कि वह इतने सालों से अपने पिता या लिंगर से मिलने क्यों नहीं आई है। पापा, लिंगर की सुरक्षा की चिंता मत कीजिए। पापा उस समय दुनिया भर में घूम सकते थे और आपकी प्यारी बेटी होने के नाते मैं माँ को जरूर सुरक्षित ढूंढ पाऊंगी। पापा, बस लिंगर की खुशखबरी का इंतजार कीजिए। डॉट 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 8 साल पहले अपनी पत्नी यू किंगजू के चले जाने के दृश्य चूमो के दिमाग में उभर आए। चूमो अपने आप को ये कहने से नहीं रोक सका। आह, कैसा जाना पहचाना दृश्य है, जैसी उसकी माँ की घटिया रचना से उम्मीद थी। तुम्हारे पिताजी को ये जय वाइन्स और रिमॉडल नहीं है, मैं तो बस एक शराबी हूँ। शिकायत को कोई तरफ रखते हुए उन्हें अभी भी अपनी बेटी को ढूंढना था। यद्यपि उनकी बेटी बचपन से ही होशियार थी, फिर भी वह एक 8 साल की बच्ची के साथ इस खतरनाक दुनिया में अकेले रहने की कोशिश करते हुए कैसे सहज महसूस कर सकते थे। चूमो तेजी से पहाड़ से नीचे भागा, लेकिन जैसे ही वह पहाड़ की तलहटी से बाहर निकलने वाला था, उसके दिमाग में एक भयंकर आवाज गूंजी, जिससे वह वहीं जम गया। टकराना। डिंग, मेजबान को बधाई, आपकी बेटी और पत्नी दोनों सिस्टम एक्टिवेशन की शर्तें पूरी करते हुए भाग गए हैं। बेटी जेल रूम में घूमती है, पिताजी को डर है कि उसे चोट लग जाएगी। बेटी बड़ी हस्ती बन गई, पापा ने उसका साथ दिया। मेजबान को बधाई, आपको लोनली चेक इन सिस्टम मिल गया है। सिस्टम के साथ मेजबान कभी भी 5 गारंटी वाला परिवार नहीं बनेगा। सिस्टम ने मेजबान चुमो और बेटी चुलिंग एक को बाद रखा है। विशिष्ट उपयोग के लिए कृपया उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें। मन में चल रहे शब्दों को सुनकर चुमो का मुंह फड़क उठा और माथे की नसें फड़क उठी। क्या तुम सुन रहे हो? क्या ये मानव भाषा है? मेरे ट्रांसमाइग्रेशन के बाद आप 9 साल तक दिखाई नहीं दिए, लेकिन जब मेरी पत्नी और बेटी भाग गई तो आप खुद को रोक नहीं पाए और मुझे बधाई देने के लिए चले आए। धरतेरी की। उपयोगकर्ता पुस्तिका को मोटे तौर पर स्कैन करने के बाद चुमो को इस नए सिस्टम का कार्य समझ में आ गया। सिस्टम के माध्यम से वह अपनी बेटी चुलिंग एक की सुरक्षा स्थिति और उसकी भूख और स्वास्थ्य के स्तर को प्रदर्शित कर सकता था। इसके अतिरिक्त वह सिस्टम का उपयोग करके अपनी बेटी चुलिंग को दूर से ही वस्तुएं भेज सकता था ताकि उसे भूख या ठंड से बचाया जा सके। यदि उनकी बेटी खतरे में हो तो वह दूर से भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिस्टम का उपयोग विभिन्न हेवन एंड अर्थ ट्रेजर की जांच करने और प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जो ताकत में सुधार कर सकता है और किसी की फिजिक को बदल सकता है। इन खजानों का उपयोग मेजबान चुमो द्वारा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अपनी बेटी पर उनका उपयोग करने के बाद वह अपनी बेटी को कल्टिवेट कर सकता था, जिससे चुलिंग को साधना प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। और हर बार जब उसकी बेटी की साधना एक स्तर से बढ़ जाती तो उसके पिता के रूप में चुमो की साधना उसकी बेटी की तुलना में एक छोटा रैंक अधिक हो जाती। इतना ही नहीं, उनकी बेटी ने जो भी कौशल हासिल किया, पिता होने के नाते वह उसे बखूबी दोहरा सकते थे। कौवे अपने माता पिता को खाना खिला रहे हैं, मेमने दूध पीने के लिए घुटनों के बल बैठे हैं। अच्छा, आखिरकार मुझे एक धोखा मिल गया। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और भविष्य उज्जवल है। अगर मैं अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करूंगी तो मैं भी अजय बन जाऊंगी। अगर भविष्य में किसी ने मुझे धमकाने की हिम्मत की तो मैं अपनी बेटी को पिता बेटी टैग टीम के लिए बुलाऊंगा। चूमो बहुत खुश था। होस्ट फैंगचान कौन है? चूमो, दफा हो जाओ। सिस्टम पैनल के माध्यम से ये देखकर कि उसकी बेटी वर्तमान में सुरक्षित है, उसने भी राहत की सांस ली और अब वह इतना चिंतित नहीं था। वास्तव में चूमो इस दुनिया में पहले ही 9 बसंत और पतझड़ बिता चुका था। अन्य ट्रांसमिग्रेटर्स के विपरीत, जो हवा और बारिश को बुला सकते थे और ट्रांसमिग्रेट होते ही सेंट बन सकते थे, वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था जिसमें कोई साधना प्रतिभा नहीं थी। इस खूबसूरत दुनिया में जहां विशेष के बादलों की तरह असंख्य थे और अंपायर एक दूसरे के बगल में खड़े थे, चूमो खेती के बिना केवल गहरे पहाड़ों में एकांत में रहना चुन सकते थे, खेती और सब्जियां उगाकर एक साधारण जीवन जी सकते थे। तब तक कुछ महीनों बाद एक दिन पहाड़ पर लकड़ी काटते समय उन्हें एक क्वीन महिला मिली, जिसका शरीर तो बहुत सुंदर था, लेकिन उसका आधा चेहरा विकृत और बुरी तरह घायल था। ये वह महिला थी जिसने उसका जीवन बदल दिया। चूमो उसे अपने छोटे से जीवनशील घर में ले गया और कई महीनों तक उसकी सावधानीपूर्वक देखभाल की। यद्यपि वह खतरे से बाहर थी, लेकिन पुलिस को पता चला कि महिला अपनी याददाश्त खो चुकी थी। कई महीनों तक साथ रहने के बाद इस अकेले पुरुष और महिला में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो गई। चूमो ने सफलतापूर्वक इस मृदुग्रस्त महिला के दिल में प्रवेश किया और एक दूसरे के सबसे करीबी व्यक्ति बन गए। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि लाइट बंद होने पर भी सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उस दिन दोनों ने विवाह कर लिया। चूमो ने अपनी पत्नी को भी परिवर्तन पूरा करने में मदद की और 1 महीने बाद सफलतापूर्वक एक बेटी का गर्भधारण हुआ। यद्यपि परिवार धनी नहीं था, फिर भी दंपति के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। हालांकि अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं रहे। अपनी बेटी के जन्म के कुछ समय बाद चूमो, जो लकड़ी काटने से लौटा था, उसने पाया कि उसकी पत्नी यू किंगजू चली गई थी। केवल उसकी बेटी चुलिंग एक कपड़े में लिपटी हुई और एक नोट उसकी झोपड़ी में छोड़ दिया गया था। नोट में केवल 4 शब्द थे, पति मेरा इंतजार करो। चूमो उसे चिंता थी कि उसकी पत्नी वापस आ जाएगी और उसे नहीं ढूंढ पाएगी, इसलिए वह 8 साल तक इस झोपड़ी में इंतजार करता रहा। उसी समय आइस स्पिरिट किंगडम में एक महारानी, जिसका नाम उसकी पत्नी के समान था, उभरी और उसने दुनिया पर नियंत्रण कर लिया। लेकिन इसका चूमो से कोई लेना देना नहीं था। क्या उसकी विकृत पत्नी सचमुच महारानी हो सकती थी? वह 8 साल तक संघर्ष करता रहा, लेकिन उसकी पत्नी का कोई पता नहीं चला। और आज जब वह उठी तो उन्होंने पाया कि उनकी बेटी ने भी एक पत्र छोड़ा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह उनकी ओर से अपनी मां को ढूंढ निकालेगी। वह भाग गई। सौभाग्य से अब उन्हें सिस्टम प्राप्त हो गया था, जो एक राहत की बात थी। हालांकि उन्हें जल्द ही एक समस्या का एहसास हो गया। रुको, तो मैं ये पापा बस एक साधन हूँ, डोरेमोन की तरह जो भी मांगा जाए दे देता हूँ। तो ये बेटी पालने का सिमुलेशन गेम है। डिंग, होस्ट, आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं, लेकिन जिंदगी तो सिर्फ एक ही होती है। ये कोई कॉन्ट्रा नहीं है। अगर आप मर गए तो जिंदगी उधार नहीं ले सकते। कृपया कल्टिवेट सावधानी से बोलें। सिस्टम को बहुत ही मानवीय तरीके से समझाया गया है। चूमो ने सिर हिलाया, उपयोगकर्ता पुस्तिका को कुछ और बार पढ़ा और ऐसा लगा जैसे कुछ पता चल गया हो। उसकी आंखें अचानक चमक उठी और उसने संकोच से पूछा, तो फिर चूंकि मेरा रैम मेरी बेटी से ज्यादा है, तो क्या मैं अपनी बेटी को साधना नहीं दे सकता? और जब मेरी बेटी का स्तर ऊपर हो जाएगा तो मेरा भी स्तर ऊपर हो जाएगा और फिर मैं साधना देना जारी रखूंगा। सिस्टम, डिंग, घोंसला बनाने की अनुमति नहीं है। बग का पता चला है, अभी ठीक किया जा रहा है।
सुझाव के लिए शुक्रिया होस्ट। जोरवन लॉटरी का मौका देकर होस्ट को पुरस्कृत करें। सिस्टम की बात सुनकर चुमो की आंखों में आंसू आ गए और उसने खुद को कई बार थप्पड़ मारे। इतना बतूनी होने के लिए आपको यही सजा मिलनी चाहिए। नए सिस्टम के साथ चुमो बहुत खुश था। अब उसे बस अपनी बेटी को ढूंढना था, रोजाना साइन इन करना था और कल्टिवेट से मिलना था। फिर कई सालों बाद जब वह और उसकी बेटी पहाड़ों से बाहर निकलेंगे तो वे जय होंगे। क्या तब उसकी पत्नी को ढूंढना ज्यादा आसान नहीं होगा? चुमो ने तो अपने उद्भव के लिए एक नारा भी सोच लिया था। 10 वर्षों तक गहरे पहाड़ों में छिपे रहने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद युगों युगों तक जा जाने के लिए उभरना। हालांकि जब चुमो गला माउंटेन को छोड़ने के इरादे से आगे बढ़ा तो उसे सिस्टम ने फिर से रोक दिया। दिक्कत है, बाहर बहुत खतरा है। मेजबान के परिवार को तबाह होने से बचाने के लिए मेजबान को 2.5 साल तक गला माउंटेन से बाहर जाने पर प्रतिबंध है। इस दौरान कृपया विभिन्न कौशलों का लगन से अभ्यास करें। बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, समय कम है। बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, हमें बीच तो छोड़ना ही होगा, है ना? अगर सब मर गए तो क्या होगा? 2.5 साल का समय है। जब तक मैं बाहर आऊंगा मैं 2.5 साल पढ़ाई कर चुका एक प्रशिक्षु बन चुका हूंगा। इसके अलावा सिस्टम द्वारा दूर से चूलिंगर की स्थिति की जांच करना और उसे भोजन उपलब्ध कराना ताकि वह भूखी न रहे, उसे और अधिक सहजता महसूस हुई। इसके अलावा चूलिंगर बचपन से ही होशियार और चतुर रही है। जब तक उसका सामना सचमुच बुरे लोगों से नहीं होता तब तक वह ठीक रहेगी। एक बार जब वह पर्याप्त आनंद ले लेती तो वह जंगली लड़की अपने आप वापस आ जाती। इसके अलावा इस दुनिया में हर कोई मार्शल आर्ट नहीं जानता था। अधिकांश लोग साधारण लोग थे। वहाँ कोई ऐसा संगठन भी नहीं था जो अंग एकत्रित करता हो, इसलिए आमतौर पर कोई भी 8 साल की बच्ची को परेशान नहीं करता था। अंपायर भी मुख्य रूप से आम लोगों से बना था और उनकी सुरक्षा के लिए कानून थे। ये सब समझने के बाद चुमो मुड़ा और अपनी जीवनशील फूस की झोपड़ी की ओर चल पड़ा और नए सिस्टम का पहला साइन इन पूरा किया। डिंग, होस्ट, साइन इन करने के लिए बधाई। आपको 100 हर्ब्स डिटॉक्सिफिकेशन पिल मिल गई है। 100 हर्ब्स डिटॉक्सिफिकेशन पिल, दुनिया के सभी अजीबोगरीब जहरों का इलाज। रैंक इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं। चुमो ने विवरण पढ़कर सिर हिलाया। यह एक अच्छी जीवन रक्षक वस्तु थी। जब आप जेल में बाहर होंगे तो आपको हमेशा कुछ अजीब जहरों का सामना करना पड़ेगा। इस वस्तु का होना एक अतिरिक्त जीवन पाने जैसा था। इतनी अच्छी वस्तु को सावधानी से संरक्षित किया जाना चाहिए। बस मामले में डिंग, चूलिंगा भूखा है और उसे मीट बन चाहिए। मेजबान को खिलाओ। इस समय सिस्टम ने अचानक अलार्म बजाया। चुमो ने लिंक रखे सिस्टम पैनल को देखा और उसकी भूख का स्तर लाल था। चुमो ने जल्दी से रसोई की स्टीमर से 2 गर्म मांस के बंद किए और उन्हें सिस्टम की स्थानिक ट्रांसमिशन के माध्यम से भेज दिया। डॉट डॉट डॉट। दूसरी ओर चूलिंगा एक सफेद लंबी पोशाक पहने हुए, कमर के चारों ओर एक नीली फटी हुई बोरी बांधे हुए, अपनी मां को ढूंढने के लिए 1000 मील की यात्रा करने के मिशन को लेकर वह हलवेल पर सवार होकर बहुत दूर जा रही थी। चूलिंगा की छवि स्वनिर्मित, इतनी दूर कि अब उसे वापस आने का रास्ता भी याद नहीं। आखिरकार बचपन से ही उसने अपने पिता को कभी छोड़ा नहीं था, नहीं कभी दूर तक सफर किया था। सड़क पर बैलगाड़ी चलाते हुए चूलिंगा को डर लगा क्योंकि वह रास्ता भटक गई थी। भूख से व्याकुल होकर उसने अपने पीछे से फटी हुई बोरी नीचे उतारी। ये थैली उसके पिता ने उसे डोरेमोन की कहानी सुनाई थी और उसने कई दिनों तक उसे परेशान किया था। तब जाकर उन्होंने उसे ये थैली दी थी और कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। इसलिए चूलिंगा ने इसे बहुत प्यार से रखा और जहां भी जाती इसे अपने साथ ले जाती। जब भी चूलिंगा को कोई उपहार चाहिए होता, चुमो चुपके से पूछती, फिर रात में चुपके से थैली में रख देती। जब चूलिंगा जागती और अंदर उपहार देखती तो बहुत खुश होती। माँ की इच्छा को छोड़कर जिसे थैली पूरी नहीं कर सकती थी, अधिकांश छोटी छोटी मांगें पूरी की जा सकती थी। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मैं घर पर होता तो पापा मेरे लिए पहले ही कुछ स्वादिष्ट बना चुके होते। या क्या मुझे घर जाना चाहिए, पेट भर खाना चाहिए और फिर भाग जाना चाहिए? चूलिंगा ने दयनीय भाव से अपना पेट सहलाया। पहली बार घर से दूर, बिना किसी सहारे के, उसे अभी लग रहा था कि घर ही सबसे अच्छा है। हालांकि उन्होंने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। नहीं नहीं, मैं माँ को ढूंढने निकली हूँ, वापस कैसे जा सकती हूँ? मैं पापा को विधु नहीं होने दे सकती, और अगर मैं अभी वापस गया तो डैडी निश्चित रूप से मेरी गांड मारेंगे। काश मेरे पास कुछ खाने को होता, मुझे पापा की बनाई मीट बंस की बहुत याद आती है। चूलिंगा ने आंसू से फटे कपड़े के थैले को खोला, ये देखना चाहती थी कि क्या थैले ने उसकी विनती सुन ली है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अचानक अंदर 2 बड़े मांस के बंस प्रकट होते देखे। ओह, आखिर खाना तो है ही, मेरा ये बैग बहुत उपयोगी है, पापा ने मुझसे झूठ नहीं बोला। लिंक तुरंत आश्चर्य से चिल्लाया और खुशी से मांस के बंस निकले और उन्हें कुतरने लगा। उनके दिल में दुनिया के नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में चुमो की पहचान के प्रति उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। वास्तव में वह जो भी चाहती थी बैग उसे उपलब्ध करा देता था। जैसे ही चूलिंगा बैल पर सवार होकर मुख्य सड़क पर खड़ी होकर अपने पांव उतर रही थी, दूर से एक भारी सुरक्षा वाला जुलूस आ रहा था। योर मैजेस्टी, 10वीं और आगे हम मेडिसिन वैली की घाटी स्वामी साइवाटो के एकांत निवास पर पहुंचेंगे। फिर राष्ट्रीय उपदेशक की चोटें। गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी के बाहर 2 लेट स्टेज रैंक विशेषज्ञ घोड़ों को हाँक रहे थे तथा 10 से अधिक लेट स्टेज प्रोफाउंड रैंक विशेषज्ञ उनकी रखवाली कर रहे थे। ये लाइनअप कहीं भी रखा जाए एक प्रभावशाली उपस्थिति होगी। शेंजू कॉन्टिनेंट पर मार्शल आर्ट को सम्मानित किया गया। मार्शल आर्ट को शुरू में 9 रैंक में विभाजित किया गया था, उसके बाद पीला, गहरा, पृथ्वी और हेवन रैंक थे। प्रत्येक हेवन रैंक विशेषज्ञ एम्पायर का राष्ट्रीय स्तंभ था जो छोटे मोटे खलनायकों को रोकने, दुश्मन देशों का सफाया करने और सम्राट की सहायता करने के लिए जिम्मेदार था। उन्हें जय माना जाता था। हालांकि ऐसे विशेषज्ञ शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे, वे सभी लगन से काम करते थे और केवल तभी सामने आते थे जब एम्पायर संकट में होता था। हेवन रैंक से नीचे अर्थ रैंक थे जो एम्पायर के मुख्य आधार थे। अर्थ रैंक का हर विशेषज्ञ जब सामने आता था तो एक प्रमुख व्यक्ति होता था। जब हेवन रैंक विशेषज्ञ उपस्थित नहीं हुए तो लेट स्टेज अर्थ रैंक अजय था। जहां तक प्रोफाउंड रैंक विशेषज्ञों की बात है, उन्हें जैनों में महान गुरु माना जाता था। कई सेक्लिडा के छोटे स्कूल के पास केवल प्रोफाउंड रैंक साधना ही थी। यात्रा के लिए इतने शक्तिशाली अनुरक्षण से पता चलता है कि संरक्षित व्यक्ति की पहचान कितनी महान थी। गाड़ी के अंदर एक अद्वितीय सुंदरता वाली महिला, सुंदर और सुडौल आकृति वाली, महल के वस्त्र पहने हुए तथा 10,000 वर्ष की बर्फ की समान शीतल स्वभाव वाली। वह अपनी हथेली में पीले जिंगो पत्ते को देख रही थी और विचारों में खोई हुई थी। उसके सुंदर चेहरे पर कभी कोमल दृष्टि उभरती, कभी मधुर मुस्कान उसके होठों पर छा जाती, तो कभी वह अपराधबोध और आत्मग्लानि से बार-बार आहें भरती। पति, अपनी उपपत्नी के बिना मुझे आश्चर्य है कि आप इतने वर्षों तक कैसे रहे होंगे। मुझे भी आश्चर्य है कि क्या हमारी बेटी बड़ी हो गई है। क्या वह पति से ज्यादा मिलती जुलती है या आपकी रखेल से? मुझे आश्चर्य है कि क्या पति ने हमारी बेटी को कोई अच्छा नाम दिया है। पति, आप इस समय क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरे बारे में सोच रहे हैं जैसे मुझे आपकी याद आ रही है, या आपको कोई नया प्यार मिल गया है और आप अपनी उपपत्नी को भूल गए हैं? मुरझाए हुए पीले जिंगो पत्ते को देखकर महिला को ऐसा लगा जैसे उसका पति अपना सिर झुकाए प्यार से उसके बालों में कंघी कर रहा हो। जैसे ही वह महिला अपनी यादों में डूबी, उसके बदल से एक बुरी और कमजोर आवाज आई। खांसी, खांसी, योर मैजेस्टी, फिर से उसके बारे में सोच रहे हो? वास्तव में यह महिला स्पिरिट किंगडम यू किंग्सू की महारानी थी। अपने बदल से आवाज सुनकर महारानी ने अपनी नजरें घुमाई, उनके चेहरे पर सम्मान का भाव था। उसने उस पीले कमजोर बूढ़े व्यक्ति को जवाब दिया जो मौत के कगार पर था। गुरुजी, आप कैसे हैं? ये बूढ़ा व्यक्ति स्पिरिट किंगडम का राष्ट्रीय उपदेशक था और महारानी यू किंग्सू का शिक्षक भी था। एक लेट स्टेज हेवन रैंक ग्रैंड मास्टर तलवार भगवान ली चेनफेंग। बूढ़े आदमी ने अपना हाथ हिलाया, उसकी वही थोड़ी सिकुड़ गई और उसने कोई जवाब नहीं दिया।
क्या योर मैजेस्टी के हाथ में जो वस्तु है वह उसके घर के बाहर वाला जिनको नहीं है? महारानी ने थोड़ा सिर हिलाया। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं? हे योर मैजेस्टी, आपकी सबसे बड़ी स्मृति शून्यता की अवधि के दौरान उस साथी ने आपकी विदिता का फायदा उठाया और योर मैजेस्टी के शुद्ध शरीर को अपवित्र कर दिया। हमारा स्पिरिट किंगडम के कानूनों के अनुसार आपके विषय को उसे मार देना चाहिए था। बूढ़े आदमी की आंखें हत्या के इरादे और स्वॉर इंटेंट से भरी हुई थी। हालांकि जब उसने अपने सामने खड़ी जद्दी महिला को देखा तो उसकी नजर थोड़ी नरम पड़ गई और वह केवल हल्की सी आंख भर सका। लेकिन आपका विषय अंधा नहीं है। जब आपका विषय उस दिन योर मैजेस्टी को इंपीरियल सिटी में वापस लाया तो मैंने योर मैजेस्टी के चेहरे पर खुशी देखी, कुछ ऐसा जो पिछले लगभग 20 वर्षों में कभी नहीं दिखाई दिया था। योर मैजेस्टी ने उसके साथ कठिनाइयों को साझा किया और आपका विषय समझ सकता है। हालांकि आपके विषय को योर मैजेस्टी को याद दिलाना होगा कि उसकी स्वाभाविक रूप से कमजोर संविधान और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ वह कभी भी योर मैजेस्टी के योग्य नहीं हो सकता है। 12वीं कक्षा का पुरुष बनने के लिए या तो उसके पास अद्वितीय युद्ध कला होनी चाहिए जो सभी युगों को कुचलने में सक्षम हो, या फिर उसका पारिवारिक इतिहास शानदार हो। अन्यथा वह दरबार को कैसे प्रभावित कर सकता है, वह लोगों का दिल कैसे जीत सकता है? इसके अलावा अगर योर मैजेस्टी के साथ उसके रिश्ते का खुलासा हो जाए तो इससे दरबार और पूरे देश में खलबली मच सकती है। वर्तमान स्थिति अस्थिर है, आंतरिक कलह और बाहरी खतरे हैं। यह शायद उसके लिए एक विनाशकारी आपदा होगी और तब योर मैजेस्टी शायद उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। आपका विषय योर मैजेस्टी से आग्रह करता है, आपको समग्र स्थिति को प्राथमिकता देनी चाहिए, अंपायर को प्राथमिकता देनी चाहिए, दुनिया के लोगों को प्राथमिकता दें। जब बूढ़े व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से बोलना समाप्त किया तो उसने अपनी छाती पकड़ ली और जोर से खांसने लगा। वह अत्यंत दयनीय स्थिति में दिख रहा था। महारानी झिझक रही थी, बोलना चाहती थी लेकिन खुद को रोक रही थी। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार वह चुप हो गई। 8 साल पहले एक राजकुमारी के रूप में उसे उसके शाही भाई प्रिंस जेम्बे द्वारा दुखद रूप से सताया गया था, जिसके कारण उसकी विकृति और स्मृति लोप हो गया था। 1 साल बाद अपनी बेटी को जन्म देने और अपनी याददाश्त वापस पाने के बाद उसे गुप्त रूप से शाही महल में वापस लाया गया। राष्ट्रीय उपदेशक ली चेनफेंग और दिवंगत सम्राट के समर्थन से वह सुप्रीम महारानी बन गई। हालांकि महारानी के रूप में उनका जीवन इतना गौरवशाली नहीं था। आंतरिक रूप से उसका शाही भाई प्रिंस जेम्बे उसके पद को पाने के लिए लालायित था तथा उसे त्यागने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा था। बाह्य रूप से सोने आग और लकड़ी की 3 महान एम्पायर ने उसके क्षेत्र को धमकी दी और लालच किया। ये सचमुच एक खतरनाक स्थिति थी, जैसे पत्ती बर्फ पर चलना। पिछले कुछ वर्षों में वह दरबार को शुद्ध करने तथा क्वीन परिवारों को समाप्त करने में व्यस्त रही थी। वह चूमों को स्वीकार करने के लिए वापस लौटने की हिम्मत नहीं कर सकी, यहाँ तक कि उसे पत्र लिखने और उसके बारे में पूछताछ करने की भी हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि उसे डर था कि उसे उजागर करने से चूमों एक साधारण व्यक्ति को नुकसान होगा। 8 वर्षों तक वह अपने पति के प्रति अपनी लालसा व्यक्त करने के लिए केवल अपने हाथ में इस जिंगो पति पर ही निर्भर रही। 8 साल पहले के अपने जीवन को याद करते हुए महारानी के चेहरे पर अत्यंत कोमलता और खुशी झलक रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे कभी भी सत्ता पसंद नहीं आई। यदि मेरे पति सम्राट का आदमी बनने की अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में अक्सर मजाक नहीं करते तो मैं सिंहासन पर कब्जा करने के लिए शाही महल में क्यों लौटती? एक दिन मैं उसे यहाँ लाऊंगा और उसे पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट नरम चावल का आनंद लेने दूंगा। वह टिर हिना। जैसे ही महारानी अपने हृदय में उस व्यक्ति के बारे में सोच रही थी, गाड़ी चलाने वाले विशेषज्ञ ने अचानक गाड़ी रोक दी। योर मैजेस्टी पर रिपोर्ट करते हुए आगे एक बैल पर सवार एक मंचली लड़की सड़क रोक रही है। हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए? शांगवान यान चांदी के कवच में तलवार चलाने वाली रक्षक वीर और बहादुर दिख रही थी। उसने अपने हाथों को गाड़ी की ओर बढ़ाया। महारानी ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उनकी वर्तमान यात्रा सभी से गुप्त रखी गई थी। इसके अलावा यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण थी इस बात को लेकर कि क्या वह अपना शाही सिंहासन बरकरार रख पाएगी, क्योंकि तलवार देवता ली चेनफेंग गंभीर रूप से घायल हो गया था और अगर उसका शीघ्रोपचार नहीं किया गया तो प्रिंस जेम्बे उसका शाही भाई निश्चित रूप से परेशानी पैदा करने और सिंहासन को हड़पने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएगा। उस समय उसके और उसके पति के पुनर्मिलन की बात तो दूर रही, यहाँ तक कि नागरिक और सैन्य अधिकारी भी उसकी शाही महल में दावत के लिए आ सकते थे। बेवजह परेशानी मत खड़ी करो, वो तो बच्ची है, बस उसे मुंह दूर रहने को कह दो। लियू किंगजू ने गाड़ी के पर्दे के पीछे से धीरे से कहा। हाँ योर मैजेस्टी। शांगवान यान ने झुककर चूलिंगे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह बोलने वाली थी, चूलिंगे ने भी अपना प्यारा सा सिर उठाया। उसका मुंह भाप से पके हुए बन से भरा हुआ था और उसने शांगवान यान से स्पष्ट रूप से पूछा, नमस्ते बड़ी बहन, ये कहाँ है? चूलिंगे के रूप को देखकर शांगवान यान के दिल में भरी हलचल मच गई और उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से हैरान हो गई। चूलिंगे की अनदेखी करते हुए वह वापस गाड़ी में गई और तत्काल रिपोर्ट दी। योर मैजेस्टी, मुझे एक जरूरी बात बतानी है। ये छोटी बच्ची बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी योर मैजेस्टी थी जब तुम बच्चे थे। प्लीज देखो। शांगवान यान भी तलवार भगवान ली चेनफेंग का एक शिष्य था और महारानी के साथ बड़ा हुआ, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि महारानी एक बच्चे के रूप में कैसे दिखती थी। महारानी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई जिससे उनकी रुचि का संकेत मिलता है। कोई मेरे जैसा दिखता है, उसे यहाँ लाओ, मुझे देखने दो। एक क्षण बाद अपने सामने 2 छोटी छोटी वाली चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी लोली को देखते हुए आमतौर पर शांत रहने वाली महारानी इतनी आश्चर्यचकित हुई कि वह अचानक उठ खड़ी हुई। उनके हृदय में भावनाओं का उफान महसूस हुआ। यहाँ तक कि ली चेनफेंग जो लगभग अपनी कब्र में था सीधा बैठ गया और आश्चर्य से महारानी और लिंग ए को देखने लगा। कैसे दुनिया में ऐसे समान लोग हो सकते हैं? गाड़ी में महारानी ने लिंग ए द्वारा दी गई नरम मांस की रोटी और उजन ने पूछा, लिंग क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा उपनाम झाव है? ये सही है, कैसी रहेगी प्यारी बड़ी बहन? चाओलिंग अच्छा नाम है ना? चूलिंग का चेहरा गर्व भरी मुस्कान से चमक रहा था। बहुत बड़ी बहन। शांगवान यान के चेहरे पर भाव बदल गए। महारानी को बड़ी बहन ताकत, ये लड़की सचमुच बहुत साहसी थी। हालांकि चूंकि महारानी ने कुछ नहीं कहा इसलिए एक रक्षक के रूप में स्वाभाविक रूप से वह बारी के बाहर नहीं बोलेंगी। तो फिर तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उन्होंने तुम्हें सड़क पर अकेला क्यों छोड़ दिया? और तुम्हारा घर कहाँ है? काम पूरा होने के बाद हम तुम्हें वापस भेज सकते हैं। महारानी ने थोड़ा सा मुंह बनाया। एक 8 साल की बच्ची को ऐसे वीरान जंगल में छोड़ देना, इन माता पिता का हृदय सचमुच निश्चिंत होगा। क्या होगा यदि उसका सामना गिद्धों, भेड़ियों, बाघों, तेंदुओं या कुछ बुरे लोगों से हो जाए? और ये चाओलिंग उससे इतना मिलता जुलता क्यों था? समय के हिसाब से उसकी अपनी बेटी भी 8 साल की होनी चाहिए, है ना? इस लड़की की उम्र के बराबर। ये हो सकता है। ये सोचते ही महारानी का दिल अचानक दहक उठा। उन्हें संदेह हुआ, साथ ही हल्की सी उत्तेजना भी हुई। लियू किंगजू की मुद्रा देखकर जो उसकी पृष्ठभूमि में झांकने जैसा था, चूलिंग की नजरें इधर उधर घूमी और वह सावधान हो गई। वह कुछ याद करने से खुद को नहीं रोक सकी जो चूमू ने एक बार उसे कहा था, जब आप जेनबू में हो तो इंसानों से इंसानों की बातें और भूतों से भूतों की बातें करें। 3 भाग सच और 7 भाग झूठ, यही इंसान होने का कठोर सत्य है। और औरतें जितनी ज्यादा खूबसूरत हो आपको उतना ही ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को धोखा देने में खास तौर पर माहिर होती हैं। शरारती चूलिंगे के दिमाग में तुरंत एक जवाब आ गया, मेरा घर, मुझे भी नहीं पता कि वह कहाँ है। मैं खो गया हूँ। यहाँ आने के लिए मैंने अपने बूढ़े बैल पर 10 दिन से ज्यादा सवारी की है। जहाँ तक मेरे पिता की बात है, उनका भी स्वाभाविक रूप से उपनाम झाव है मेरी तरह। उनका दाव नाम वाइन्सवॉल इमॉर्टल है। वे बहुत शक्तिशाली हैं। चूलिंगा मन ही मन आत्मसंतुष्ट महसूस कर रही थी। उसके पिता ने कहा था कि जेनबू में घूमते हुए कई छद नाम रखना कोई बुरी बात नहीं है। और फिर उसकी बातें इतनी आसानी से कैसे निकाली जा सकती थी? कौन जाने वे दुश्मन हो। चूलिंगा के घमंड भरे शब्दों को सुनकर सभी ने उन्हें दिल पर नहीं लिया, बल्कि वे थोड़ा सा उपहास करने लगे। क्या वह गाड़ी में बैठी तलवार के देवता से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है?
वाइन्सवॉर इमॉर्टल है ना, क्या मजाक है। महारानी ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उनके पिता का उपनाम झाओ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत ज्यादा सोच लिया हो। उसके पति का उपनाम चू था। चूंकि तुम्हारे पिता इतने शक्तिशाली हैं, तो उन्हें कई मार्शल आर्ट जरूर आते होंगे, है ना। तो फिर तुम्हारे पिता ने लिंग रे को मार्शल आर्ट क्यों नहीं सिखाया। अपने दिल में उठे हुए सम्मान की पुष्टि करने के लिए महारानी ने फिर से बात की। उनकी नजरें लिंग ए के बदलते चेहरे पर टिकी थी। उनका मानना था कि 8 साल की बच्ची निश्चित रूप से झूठ नहीं बोलेगी, और अगर बोलेगी भी तो वह उसका पर्दाफाश कर सकती है। चूलिंग ने गर्व से अपनी छाती तक तपाई। मेरे पिता स्वाभाविक रूप से उस्ताद हैं। उन्हें सनफ्लावर मैनुअल, इवल वॉरिंग स्वॉर्ड मैनुअल और यहाँ तक कि कुछ अदौड़ तली सेंस भी आते हैं। लेकिन मार्शल आर्ट का अभ्यास करना बहुत मुश्किल है। मुझे हर दिन घोड़े की मुद्रा में खड़ा होना पड़ता है और लिंग रे सीखना नहीं चाहता। चूलिंग मुंह बनाकर बोली। उसने पहले भी कहा था कि वह मार्शल आर्ट सीखना चाहती है, लेकिन जब उसके पिता उसे 1 दर्जन से अधिक बार पहाड़ पर ऊपर नीचे ले गए और उसे आधे दिन तक घोड़े की मुद्रा में खड़ा रखा, तो उसके पैर इतने कर गए कि वह मूव भी नहीं चल सके, और उसने फिर कभी इस बारे में बात नहीं की। महारानी, ली चेनफेंग और शांगवान यान ने एक दूसरे को देखा। उनकी वही कसर सिकुड़ी हुई थी। वे सभी अनसुनी मार्शल आर्ट थी, और यह गाड़ी धकेलने वाली मार्शल आर्ट क्या थी। ये तो कोई तीसरी श्रेणी की मूव होगी, है ना। आखिरकार वे सभी मार्शल आर्ट के उस्ताद थे। उन्होंने सभी प्रसिद्ध मार्शल आर्ट देखी और सुनी थी। इस चाओलिंग के पिता में शायद थोड़ी ताकत थी, लेकिन निश्चित रूप से ज्यादा नहीं। महारानी थोड़ी निराश हुई और उन्होंने अपने मन में उस साहसिक अनुमान को खारिज कर दिया। ऐसा लग रहा था कि यह सब महज सहयोग था। उसके पिता भी उसके पति नहीं थे, जिन्हें उसने 8 साल से नहीं देखा था, क्योंकि उसका पति उसके पास कोई मार्शल दाव एप्टीट्यूड नहीं था, और गहरे पहाड़ों में बंद होने के कारण, कभी बाहर नहीं निकलने के कारण, वह स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्ट के संपर्क में नहीं आ सका। मार्शल आर्ट के नामों की तो बात ही छोड़ दे। अफसोस, लेकिन किसी कारण से जब वह चूलिंग को देखती थी तो उसे एक बहुत ही अपनापन महसूस होता था, जैसे कि उसके पास कहने के लिए बहुत सी बातें हों। शायद क्योंकि जब वो छोटी थी तो वह बिल्कुल अपनी बेटी जैसी ही दिखती थी, और उसकी उम्र भी उसकी बेटी जितनी ही थी। यही कारण है कि अपनी बेटी के प्रति उसका प्यार और ऋण अनजाने में लिंग ए में स्थानांतरित हो गया, है ना। तो लिंगर, तुम्हारी माँ का क्या हुआ। तुम इतने लंबे समय से बाहर हो और घर नहीं लौटी हो। तुम्हारे माता पिता बहुत चिंतित होंगे, है ना। जब उसकी माँ का जिक्र हुआ तो चूलिंगर का मूड कुछ खराब हो गया और वह कम खुश लग रही थी। मेरी माँ, दरअसल लिंग ने मेरी माँ को कभी नहीं देखा। मेरी माँ मुझे जन्म देने के बाद किसी और के साथ भाग गई। मेरे पिता ने मुझे अपने हाथों से पाला है। इन शब्दों पर सभी लोग चुप हो गए और रणनीतिक तरीके से पीछे हट गए। उसका बाप सच में बेरहम, जैसी की उम्मीद थी, वो कोई साधारण इंसान नहीं था। अपनी बेटी को मनमुख खिला रहा था। शांगवान यान लिंग के सिर को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका, जबकि महारानी ने और भी अधिक तोड़ियां चढ़ा ली और लिंग को अत्यंत पीड़ा के साथ अपने आलिंगन में खींच लिया। वह जो हमेशा शांत रहती थी, वास्तव में जोर जोर से गालियां देने लगी। क्या किसी के साथ भाग गई। धिक्कार है, इस दुनिया में इतनी गैर जिम्मेदार औरत कैसे हो सकती है। सिर्फ जन्म देती है, पालती नहीं। वो मां बनने के लायक ही नहीं है। अगर मुझे ऐसी कोई औरत मिल गई तो मैं हर एक को मार डालूंगा। महारानी क्रोधित हो गई। उनके पास अपनी बेटी और पति को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन दूसरे पक्ष ने बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन उसका पालन पोषण नहीं किया, बल्कि किसी और के साथ भाग गया। ये सचमुच घृणित था। चूलिंग ने सहमति में सिर हिलाया। हम बड़ी बहन सही कह रही है। वो सच में अच्छी इंसान नहीं है। उसने मेरे पापा को इतने सालों तक इंतजार करवाया, 8 साल तक शादी नहीं की। अगर लिंग उसे भविष्य में पता है जब वह बूढ़ी हो जाएगी, तो मैं निश्चित रूप से उसे खाना नहीं दूंगी। मैं उसे भूखा मार दूंगी। 2 महिलाओं, एक बड़ी और एक छोटी, को तुरंत एक आम दुश्मन मिल गया। इसका मतलब था उस निर्दयी कृत्रिम महिला को संयुक्त रूप से शाप देना। एक क्षण के लिए वे दोनों एक दूसरे के प्रति अधिक सहमत हो गए। महारानी ने मन ही मन हल्की सी आह भरी। उनके पिता एक निर्दयी महिला होने के बावजूद 8 साल से शादी नहीं कर पाए थे। वो सचमुच एक समर्पित व्यक्ति थे। वो सोच रही थी कि अगर उसके पति ने दूसरी शादी कर ली होती, क्या वह 8 साल तक उसके लिए पवित्र रह पाता। तो लिंग, क्या तुम्हें अभी अपने घर की सामान्य दिशा याद है। बड़ी बहन को बता दो, और जब बड़ी बहन खाली होंगी तो तुम्हें घर भेज देंगी। तुम इतने छोटे हो, बाहर सुरक्षित नहीं है। कोई जरूरत नहीं। बड़ी बहन, पापा ने कहा कि वो चाहते हैं कि मैं अनुभव हासिल करूं, और मेरे पास पापा द्वारा दिए गए खजाने हैं। कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये देखते हुए कि लिंग नहीं बता रही थी कि उसका घर कहाँ है, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनके पास एक मिशन था और खोजने का समय नहीं था। जहां तक खजानों की बात है, सबने उसे नजरअंदाज कर दिया। गाड़ी के अंदर खजाने का आभास कैसे हो सकता है। तो लिंगर अभी के लिए बड़ी बहन के साथ रह सकती है। हमारा काम खत्म होने के बाद बड़ी बहन मेरे बगल में रहने वाली बड़ी बहन शांगवान को तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने देंगी, और हम तुम्हारे घर की भी तलाश करेंगे। चूलिंगा महारानी के उत्तम रूप को निहार रहा था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। एक विचार तुरंत उसके दिमाग में आया। अपनी माँ को ढूंढना वाकई आसान नहीं होगा। क्या वह बड़ी बहन से दोस्ती कर सकती है और फिर बड़ी बहन से मिलकर उसे ढूंढने में मदद मांग सकती है। कई लोगों के लग जाने पर भारी काम भी हल्का हो जाता है। ठीक है, तो मैं बड़ी बहन को परेशान करूंगा, लेकिन लिंग के पास बड़ी बहन का बदला चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, जब लिंग मार्शल आर्ट सीख लेगा तो लिंग तुम्हारी रक्षा करेगा। चूलिंगर के वयस्क व्यवहार को देखकर महारानी ने जानबूझकर मुस्कुराया और उसके हाथ में भाव से पका हुआ बन हिलाया। कोई बात नहीं, लिंग ने मुझे पहले ही कुछ दे दिया है। ऐसा कहते हुए महारानी ने अपने आकर्षक लाल होंठ खोले और बन के गंदे होने की परवाह न करते हुए उसे एक टुकड़ा खा लिया। बन बहुत स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन उसके अंदर के परिचित स्वाद ने उसके पूरे शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। यह मांस का बन, इसमें हरा प्याज क्यों नहीं है। इससे पहले कि महारानी कुछ और सोच पाती, गार्ड की आवाज ने गाड़ी की गर्माहट को भंग कर दिया। योर मैजेस्टी को रिपोर्ट कर रहे हैं, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। आगे वो घाटी है जहां साइवटो एकांत में रहता है। गाड़ी एक घाटी के मुहाने पर रुकी और महारानी राजा का हाथ पकड़े हुए अंदर चली आई। शांगवान यान हाथ में कृपान लिए महारानी के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी पैनी निगाहें सतर्कता से आसपास के वातावरण पर नजर रखती थी तथा किसी भी अचानक खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहती थी। उनके पीछे कई प्रोफाउंड रैंक मास्टर्स बढ़ते हुए ली चेनफेंग को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए करीब से चल रहे थे। घाटी के अंदर केवल एक छोटा सा लकड़ी का घर था। लकड़ी के घर के चारों ओर विभिन्न कीमती और दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां लगाई गई थी, और हवा का एक झोंका सभी के लिए औषधि की सुगंध लेकर आता था। इससे लोगों को दुनिया से छिपे स्वर्ग का एहसास हुआ। हालांकि जब सभी ने घाटी के आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह एक मानवीय नरक हो। घाटी की चट्टानें जहरीले कीड़ों से ढकी हुई थी। बिच्छू, पंखचूड़े और जहरीले सांप हर जगह थे, जिससे से झुंझुनी होने लगती थी। शांगवान यान और एक अन्य रैंक मास्टर के अनुरक्षण के तहत महारानी लकड़ी के घर के सामने पहुंची और कसरबंद दरवाजे की ओर अपने हाथों को थोड़ा सा मोड़ लिया। जूनियर मास्टर ली चेनफेंग लेकर दिव्य चिकित्सक साई से मिलने आया है। चरमराहट। एक हल्की सी आवाज के साथ लकड़ी के घर का दरवाजा बिना हवा के अपने आप खुल गया। हे, उस समय की वह छोटी लड़की अब एक महारानी बन गई है जो दुनिया को हिला रही है, जबकि मैं, ये बूढ़ा आदमी, अभी भी इस घाटी में छिपा हुआ हूँ। अंदर आए। यह अलौकिक आवाज सुनकर महारानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के चूलिंगर का हाथ पकड़ लिया और अंदर चली गई। उसने अंदर किसी भी खतरे के बारे में कोई चिंता नहीं दिखाई। घर के अंदर एक युवक शानदार कपड़े पहने हुए था, जो लगभग 20 वर्ष का लग रहा था। अपनी बाहों के बीच सिनेबार के निशान के साथ वह सुंदर और सुरुचिपूर्ण थे। सांसारिक दुनिया के एक यंग मास्टर की तरह व्हीलचेयर पर बैठे और कुछ लिख रहे थे। उसके पैर ढीले पड़ गए थे, मानो वह अपाहिज हो। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि समकालीन चिकित्सा देवता साइवटो थे।
साय वाटुआ को देखते हुए उसके लहराते काले बालों और सुंदर उपस्थिति के साथ महारानी ने अपने हाथों को थोड़ा सा कप के आकार में मोड़ लिया, जो नेकर नृत्य प्रदर्शन किया। सीन हमेशा की तरह ही हुआ है। अन्य लोग शायद न जानते हों, लेकिन तलवार देवता के डिसाइपल के रूप में महारानी बहुत स्पष्ट थी। ये दिव्य चिकित्सक साय वाटुआ उन कुछ हेवन रैंक शक्तियों में से एक था और वह उतना युवा नहीं था जितना दिखता था। वास्तव में वह पहले से ही 300 साल से अधिक पुराना था। हे महारानी मेरी बहुत तारीफ कर रही है। इस बुरे आदमी का एक पैर पहले ही कब्र में है और शायद उसके पास जीने के लिए ज्यादा साल नहीं बचे हैं। हालांकि महारानी के चेहरे पर चोट। साय वाटुआ महारानी की ओर ऐसे देखा जैसे वह उसकी पोती हो। महारानी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। जब मैं आपसे दवा वापस लाया तो मैं ठीक हो गया। साय वाटुआ ने सिर हिलाया। उसकी नजर महारानी के बगल में खड़ी चूलिंग पर गई। उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी। ये लड़की, उसका आपसे सचमुच एक संबंध है? हाँ, मैं उससे सड़क पर मिला था, इसलिए मैंने उसे अपने पास ही रखा। जब वे बात कर रहे थे तो चूलिंग सावधानी से साय वाटुआ के पास चला गया और उसने अपने छोटे हाथ बढ़ाए। साय वाटुआ के टूटे हुए पैर को छूने की कोशिश की, फिर जल्दी से उन्हें वापस ले लिया क्योंकि उसे दर्द होने का डर था। इस दृश्य ने शांगवानियान और महारानी के भाव बदल दिए। यद्यपि साय वाटुआ का स्वभाव बहुत ही सौम्य था, परंतु जब कोई उसके पैरों का जिक्र करता था तो उसे सबसे अधिक घृणा होती थी। उन्हें छूने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे ही महारानी लिंक ए को वापस खींचने वाली थी, लिंक ने ऊपर देखा। उसकी दयालु और मासूम आंखें चिंता से भरी थी और उसने साय वाटुआ को देखा। दर्द हो रहा है क्या? दर्द? बहुत समय से दर्द नहीं हुआ, जन्म से ही ऐसा है। चूलिंग की चिंतित निगाहों को देखते ही साय वाटुआ के चेहरे पर क्षण भर के लिए स्तब्धता छा गई। वह नहीं जानता था कि वह अतीत की किन घटनाओं के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे एक छोटी लड़की पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके मन में थोड़ा स्नेह था। आखिरकार एक नाजुक अच्छे व्यवहार वाली छोटी लड़की चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह किसी के लिए भी नापसंद करना मुश्किल है। चूलिंगा वहीं चढ़ाते हुए बोला, बड़े भाई आप अपने पैर के लिए डॉक्टर क्यों नहीं ढूंढते? ये सुनकर साय वाटुआ ने अपना सिर हिलाया और एक मुस्कुराहट के साथ उसने चूलिंगा की सिर को सहलाया। बड़े भाई, मुझे ये संबोधन सुने हुए बहुत समय हो गया। छोटी बच्ची, क्या तुम जानती हो कि यह बुरा आदमी पहले से ही 356 साल का है? जहां तक उस डॉक्टर की बात है जिसका तुमने जिक्र किया है, छोटी बच्ची, इस बुरे आदमी की बराबरी पूरी दुनिया में कौन कर सकता है? अगर यह बुरा आदमी भी स्वाभाविक रूप से अपन पैर को ठीक नहीं कर सकता तो फिर कौन कर सकता है? ओह, बड़े भाई की उम्र 300 साल से ज्यादा है, फिर भी वह मेरे डैडी जितने जवान दिखते हैं। मेरे डैडी तो पहले ही 580 साल से ज्यादा के हो चुके हैं। चूलिंगा मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुराए और यह सुनकर कि दूसरा पक्ष 300 वर्ष से अधिक उम्र का है, उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं दिखा। ये सुनकर महारानी और अन्य लोग कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए, फिर वे सभी जोर से हंस पड़े। हाँ, छोटी बच्ची, क्या तुम जानती हो कि 500 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति का अस्तित्व कैसा होता है? ये तो पहले से ही हेवन रैंक से परे है और इस वर्ग के नीचे ये कहा जा सकता है। दुनिया में इतना बुरा राक्षस कैसे हो सकता है? इतनी छोटी सी उम्र में ही तूने डींगे हाँकना सीख लिया है। ये देखकर कि हर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, चूलिंगा ने मुंह बनाकर दृढ़ता से कहा, लेकिन मेरे पिताजी सचमुच 500 साल से ज्यादा बुरे हैं और वे दुनिया में सबसे ताकतवर हुआ करते थे। इसके अलावा वह एक डॉक्टर भी हैं और वह सचमुच अद्भुत है, वह किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। पिछले साल पहाड़ से उतरते समय हनियों का पैर भी बिग ब्रदर की तरह ही लंगड़ा था और मेरे डैडी ने उसे ठीक कर दिया। अगली बार जब लिंक ए बिग ब्रदर को मेरे डैडी से मिलवाने ले जाएगा तो कैसा रहेगा? चूलिंगा वह बचपन से ही दयालु थी। अब साय वाटुआ के पैर को इस तरह देखकर उसे अचानक लगा कि वह भी उतना ही दयनीय है जितना कि हनी उस समय था। वह दया महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। साय वाटुआ ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, जिज्ञासा की एक लहर उस पर छा गई। आन्यू, वह कौन है? बस पहाड़ के नीचे अंकरवान के घर का बैल, हम इसे आन्यू कहते हैं। मेरे डैडी ने इसे बस कुछ लकड़ी की तख्तों और थोड़ी सी जड़ी बूटी की दवा से ठीक कर दिया था। और अन्य परिवारों से आह्वान दाई और दाई भी है, मेरे डैडी ने उन सभी को ठीक कर दिया। चूलिंगा ने गर्व से उसकी छाती थपथपाई। ये सुनकर साय वाटुआ का चेहरा काली रेखाओं से ढक गया। वह एक प्रतिष्ठित दिव्य चिकित्सक एक बैल से तुलना की जा रही थी। क्या आपके पिताजी आपके गांव में पशु चिकित्सक हैं? गुस्से में साय वाटुआ चमक देखकर महारानी ने जल्दी से विषय बदलने के लिए बात की। सीनियर, बच्चों की बातें मासूम होती हैं, इस बार मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। साय वाटुआ ने आंखें घुमाई। वो तो एक छोटी बच्ची है, मैं उसे बहस क्यों करूंगा? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह मेरे लिए अच्छा चाहती है। बहुत समय हो गया जब किसी ने इस बुरे आदमी की इतनी परवाह की थी, ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उस बूढ़े को अंदर ले आओ, उसे धूप में बाहर छोड़ने से ऐसा लगेगा कि मैं एक पुराने दोस्त की उपेक्षा कर रहा हूँ। साय वाटुआ ने अपना हाथ हिलाया। शांगवानियान तुरंत बाहर गया और किसी को तलवार भगवान को अंदर ले जाने के लिए कहा। जब उसने देखा कि ली चनफेंग मुश्किल से जीवित है तो साय वाटुआ जोर से हंसने लगा। ओह, वह आदमी जो शराब की मेज पर मेरी गर्दन पर तलवार रखता था और मुझसे चिकन बचीनता था, अब इतना घमंडी नहीं रहा है ना? लगता है तुम मुझसे पहले ही मिट्टी में मिल जाओगे। जब ऐसा होगा मैं तुम्हारी कब्र खोद दूंगा। इस परिचित तरीके से स्पष्ट रूप से पता चला कि दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। ली चनफेंग, जो मृत्यु की कगार पर था, अपने पुराने मित्र के उपहास से पुनः शक्ति प्राप्त करता प्रतीत हुआ। उसने ठंडी सांस ली और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। मैं यहाँ मजाक उड़ाने नहीं आया, मैं तो डॉक्टर से मिलने आया हूँ। हाँ या ना, बस एक शब्द। साय वाटुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, कितना उबाऊ है, तुम मरते दम तक जिद्दी बने रहोगे। दो हेवन रैंक ताकतवरों को किशोरों की तरह झगड़ते देख महारानी और शांगवानियान जानबूझकर मुस्कुराए। सचमुच पुरुष मृत्यु तक लड़के ही रहते हैं। इतना कहने के बाद साय वाटुआ ने देरी नहीं की। उसकी दाहिनी कलाई के एक झटके से एक सुनहरा धागा ली चनफेंग की ओर बढ़ा और उसकी कलाई के चारों ओर लिप गया। उसके बाएं हाथ की 3 उंगलियां सुनहरे धागे पर टिकी थी, ध्यान से उसे महसूस कर रही थी। लकड़ी के घर का माहौल तुरंत शांत हो गया, कोई भी उनके दिल की धड़कनें लगभग सुन सकता था। साय वाटुआ का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है। महारानी और अन्य लोगों का दिल भी बैठ गया। कुछ मिनट बाद साय वाटुआ ने सुनहरा धागा वापस ले लिया। ली चनफेंग कमजोरी से पूछा, क्या अभी भी आशा है? जहर सभी 5 महत्वपूर्ण अंगों में प्रवेश कर चुका है और हृदय तक पहुंच गया है, यह मुश्किल है। साय वाटुआ ने आंख भरी। महारानी ने गहरी भौहें चढ़ाई। जो रोग हेवन रैंक पावर हाउस को गिरा सकता है वह सरल कैसे हो सकता है? इन अशांत समयों में तलवार देवता बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ सकते थे। सीनियर, मुश्किल का मतलब है कि अभी भी एक मौका है। जब तक मास्टर की बीमारी ठीक हो सकती है मैं आपकी हर जरूरत पूरी कर सकता हूँ। साय वाटुआ ने अपना हाथ हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था और उसने गहरी आवाज में कहा, वह बीमार नहीं है, उसे जहर दिया गया है। जहर? शांगवानियान की ओर से आश्चर्य की एक कहा निकली। सभी ने भौहें चढ़ाई। केवल चूलिंगा की आंखें इधर उधर घूम रही थी। उसकी नजर लगातार महारानी और ली चनफेंग के बीच घूमती रहती थी। ये खूबसूरत बड़ी बहन भी अपने बूढ़े दादाजी की बहुत परवाह करती है। वह लिंक र के साथ बहुत अच्छी रही है और उसने पहले भी लिंक र को घोड़े की सवारी करने दी है। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? डैडी ने कहा कि लड़कियों को मददगार और दयालु होना चाहिए ताकि लोग बाद में उन्हें पसंद करें। ये सोचकर चूलिंगा ने अपना मन बनाया और तुरंत अपने बोरे में हाथ डाला। जैसे ही वह आगे बढ़कर अपने पिता द्वारा छोड़ी गई सार्वभौमिक मारक गोली को उठाने वाली थी, महारानी ने उसे वापस खींच लिया। लिंगर, खिलवाड़ मत करो। सीनियर, मेरा मास्टर एक लेट स्टेज हेवन रैंक पावर हाउस है, उसे जहर कैसे दिया जा सकता है? और कौन सा जहर उसे नुकसान पहुंचा सकता है? अपनी योजना विफल होते देख चूलिंगा मुंह बनाकर महारानी के पास आज्ञाकारी ढंग से खड़ा हो गया। साय वाटुआ की भौहें कसकर सिकुड़ गई और उसने एक लंबी आह भरी।
एक प्रकार का जहर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन क्या होगा यदि समय के साथ एकत्रित हुए सैकड़ों मिश्रित प्रकार के जहर उसे धीरे धीरे नष्ट कर दे। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। शांगवान यान और दूसरा फ्रैंक मास्टर आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ये कैसे संभव है? यह कौन मास्टर को जहर दे सकता है? ये तो इस बूढ़े आदमी को नहीं पता, लेकिन मैं ये पुष्टि कर सकता हूँ कि यह जहर निश्चित रूप से बूढ़े आदमी के किसी करीबी ने दिया था। महारानी चुप रही, गंभीर रूप से बीमार ली चनफेंग को देखती रही। उनका मन लगातार यह सोचता रहा कि जहर देने वाला कौन हो सकता है। कुछ क्षण तक विचार करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो महारानी ने आह भरी, सीनियर, ये कैसा जहर है? इसका इलाज कैसे हो सकता है? साय वाटो ने एक चांदी की सुई निकाली, ली चनफेंग की उंगली में चुभ हुई और काले खून की एक बूंद निचोड़ दी। जब चांदी की सुई निकाली गई तो वो पूरी तरह काली हो गई थी। साय वाटो बदबूदार काले खून की बूंद को अपनी नाक के पास लाया और उसे सूंघा। उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से गंभीर थी जब उसने कहा, मैं गलत नहीं था, ये जहर मियाओ जियान का किंग यमजीवल है। ये सुनकर सभी लोग एक साथ आश्चर्यचकित हो गए, यहाँ तक कि ली चनफेंग भी निराशा से भर गया। हिस, किंग यमजीवल, क्या यह मियाओ जियान कबीले का पैतृक जहर है जो 108 प्रकार के अत्यधिक विषैले कीड़ों और 72 प्रकार की जहरीली जड़ी बूटियों से बना है, जिसकी विषाक्तता लाल मुकुट वाले सारस के खून से 1000 गुना अधिक है, जिसे लाइलाज माना जाता है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तलवार भगवान मास्टर वह किंग यमजीवल विजयेंदु में सभी को ज्ञात है? यह एक अत्यंत शक्तिशाली विषय है जिसके बारे में जानकर राजा यम को भी अफसोस होगा और एक बार इसका प्रभाव हो जाने पर ये लगभग लाइलाज हो जाता है। यहाँ तक कि हेवन रैंक अभ्यासियों के सभी इंटरनल एनर्जी लॉक हो जाएंगे, वे अपनी गहनतम साधना का एक अंश भी उपयोग करने में असमर्थ होंगे। जैसे ही जहर का असर होगा, पुरुषों के सभी 8 छिद्रों से खून बहने लगेगा और महिलाओं के पूरे शरीर से खून बहने लगेगा। इसके अलावा ये जहर पूरे विश्व में केवल लॉर्ड ऑफ मियाओ जिंग द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। इस अनोखे जहर के कारण पूरे जियांगू में कोई भी मियाओ जियान को भड़काने की हिम्मत नहीं करता। साय वाटो एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर एक लंबी आह भरी, उसके चेहरे पर निराशा की झलक थी। अफसोस, किंग यमजीवल को गिरने के बहुत सारे तरीके हैं और अगर मैं एक भी गलती करूं तो मुझे शायद दूसरा मौका कभी न मिले। एक चूक एक मील के बराबर है। मुझे पूरा विश्वास नहीं है, जब तक मैं उस व्यक्ति को पकड़ नहीं लेता जिसने जहर बनाया है और उसका फॉर्मूला नहीं पा लेता, तभी मैं उसे पूरी तरह से विषमुक्त कर सकता हूँ। साय वाटो क्या सुनकर शांगवान यान डर के मारे पीछे हट गया। कैसे? ये कैसे हो सकता है? आपके पास भी मास्टर साई कोई समाधान नहीं है? मास्टर ने कभी भी लॉर्ड ऑफ मियाओ जिंग को नाराज नहीं किया है, तो फिर उसे इसे जहर क्यों दिया जाएगा? शांगवान यान का प्रश्न अनुत्तरित ही रह गया। महारानी ने भी आह भरी, यदि साय वाटो जहर का इलाज नहीं कर सकता तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। जहां तक जहर बनाने वाले व्यक्ति को पकड़ने की बात है तो लॉर्ड ऑफ मियाओ जिंग भी हेवन रैंक विशेषज्ञ है और उसकी जहर देने की तकनीक अथाह है। एक ही स्तर के 4 या 5 विशेषज्ञों के बिना कौन उसके साथ कुछ कर सकता था? इसके अलावा भले ही लॉर्ड ऑफ मियाओ जिंग को पकड़ लिया जाए, ली चनफेंग की स्थिति का इंतजार नहीं किया जा सकता। सीनियर, क्या आप कोई और तरीका सोच सकते हैं? मास्टर अंपायर के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि मास्टर का एक्सीडेंट हो जाता है तो संभवतः पूरा अंपायर गहरी मुसीबत में पड़ जाएगा। लियू किंगसू तलवार भगवान ली चनफेंग के महत्व को समझा। वह न केवल उसका सबसे मजबूत योद्धा था, बल्कि उसके और उसके पिता के शाही परिवार के प्रति वफादार भी था। इसके अलावा एक स्तंभ के रूप में उनके बिना भविष्य में प्रिंस जेम्बे के साथ मुकाबला करना मुश्किल होगा। यदि वह सिंहासन को देती तो उसका पति सम्राट का आदमी कैसे हो सकता था? यद्यपि उसका पति सुंदर था, फिर भी वह उसे प्रिंस जेम्बे का पुरुष पत्नी नहीं बनने दे सकती थी, है ना? ये सुनकर साय वाटो बहुत देर तक चुप रहा, लेकिन अंततः उसने अपना सिर हिला दिया। हाय, मैं बुएली को ठीक क्यों नहीं करना चाहूंगा? वह मेरा पुराना दोस्त भी है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं अच्छी बातचीत कर सकूं, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। अगर दवा गलत तरीके से बनाई गई है तो वह जहर को और भड़का देगी। मैं साय वाटो दुनिया में सबसे अच्छा चिकित्सक होने पर गर्व करता हूँ और मैंने जीवन भर उस मियाओ जियान के साथ संघर्ष किया है। वह जहर देता है और मैं लोगों को बचाता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अंततः पराजित हो जाऊंगा। अगर ओरली पर जहर 10 दिन पहले लाया गया होता तो मेरे पास अभी भी एक समाधान होता, लेकिन अब जब जहर उसके दिल पर हमला कर रहा है तो ये लगभग इलाज है। ये शब्द बोलते ही सबकी आंखें धुंधली हो गई। गंभीर रूप से बीमार ली चनफेंग को बैठने में भी कठिनाई हो रही थी, वह कांप रहा था। उसने महारानी की ओर देखते हुए एक कड़वी मुस्कान दी। हे योर मैजेस्टी, अब व्यर्थ प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे डर है, मैं आज से आगे नहीं जी पाऊंगा। मुझे परेशान करने के बजाय क्यों न मुझे अच्छी शराब की एक बोतल दे दी जाए, मुझे इस बूढ़े अमर के साथ कुछ प्याले पीने दिए जाए और मुझे आजादी और खुशी से जाने दिया जाए। ली चनफेंग को ऐसी अवस्था में देखकर महारानी, शांगवान यान तथा अन्य सभी निराश हो गए तथा अत्यंत व्यथित महसूस करने लगे। क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? क्या मुझे शाही सलाहकार को जाते हुए देखना होगा? इस समय कमरे का माहौल अविश्वसनीय रूप से भारी हो गया। साय वाटो ने हथेली से मिट्टी की सीढ़ी को तोड़ा और स्वयं उसमें औषधीय मदिरा का एक कटोरा डाला। फिर दोनों ने चुपचाप शराब पी। जैसे ही सभी लोग निराश हुए, चूलिंग एक काले रंग का मेडिसिनल पिल पकड़े हुए डरते डरते आगे बढ़ा। बहन, लिंग एक को दादाजी की बीमारी ठीक करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी की आंखें चौड़ी हो गई और वे अविश्वासी चूलिंग को देखने लगे। लिंग, तुम्हारे पास कोई रास्ता है? हाँ, लिंग के पास डरी की सार्वभौमिक मारक गोली है। मुझे लगता है इस छोटे से जहर का इलाज जरूर हो सकता है। चूलिंग ने कुरकुरा जवाब दिया। उसने मेडिसिनल पिल को ऊंचा उठाया, गर्व से अपनी अविकसित छाती को फुलाया, उसका चेहरा विजय से भर गया। उसने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया था और अंततः उसे बोलने का मौका मिला। 300 साल का ये बड़ा भाई तो सबसे अच्छा चिकित्सक होने का दावा करता है, तभी वह इतने छोटे से जहर का भी इलाज नहीं कर सकता। कितनी बेशर्मी। देखो, डेरी कितने शांत स्वभाव के थे। वे सभी भाइयों में स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ थे, फिर भी उन्होंने लिंग को अपना नाम बताने नहीं दिया। लिंग के हाथ में काली गोली देखकर महारानी और ली चनफेंग की आंखें आशा से चमक उठी। उनकी निगाहें अनायास ही साय वाटो की ओर मुड़ गई। साय वाटो समझ गया, गोली ली और उसे देखा। वह लगभग मुंह पर पुराना खून थूकने वाला था और चूलिंग को व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देख रहा था। यह कोई मारक गोली नहीं है, यह एलिमेंट्री मेडिसिनल पिल भी नहीं है। ये तो बस एक बर्तन के तले से निकली काले और नमक की मिट्टी को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें थोड़ा सा चुकंदर का रस भी मिलाया गया है। लिंगर, तुम्हारे पिताजी सिर्फ पशु चिकित्सक ही नहीं बल्कि राजमिस्त्री भी हैं। वे मिट्टी की गोली भी गोल गोल घुमाते हैं। अपने खजाने को इस तरह बदनाम होते देख चूलिंगर तुरंत क्रोधित हो गई और सार्वभौमिक मारक गोली चीनी तथा उसे अपने हाथ में सुरक्षापूर्वक पकड़ लिया। बिल्कुल नहीं, जब लिंग छोटी थी तो चाहे मुझे कोई भी बीमारी हो, डैडी मुझे इस मारक गोली से ठीक कर देते थे और डैडी ने कहा था कि जब तक तुम ये गोली खाते हो, ये दुनिया के किसी भी जहर को ठीक कर सकती है। साय वाटो ने आंख भरी और अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये तुम्हारे पिताजी तुम्हें धोखा दे रहे हैं। ये केवल संयोग से छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करता था क्योंकि बर्तन की कालिक का असर होता था। बर्तन से निकलने वाली कालिक को सर्जरी बूटी वाला पाला भी कहा जाता है। यद्यपि इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है, परंतु ये केवल दस्तादी को रोक सकती है, ये विष का उपचार बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है छोटी बच्ची, परेशानी खड़ी करना बंद करो। बूढ़ेली के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मुझे उसके साथ कुछ अच्छे कटोरे पीने दो। चूलिंगर, जो फिर से बहस करने वाला था, उसे एक बार फिर महारानी ने पीछे खींचा। आशा एक बार फिर टूट गई। सबकी आंखें एक बार फिर निराशा से भर गई। महारानी और शांगवान यान ने लिंग रकेश दावे का भी उपहास किया कि उसके पिता की चिकित्सा और मार्शल आर्ट कौशल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थे। यह आदमी जो इतना निर्दयी था कि उसने अपनी बेटी को भी धोखा दिया, सचमुच विरत था।
छू लिया, मुंह बनाया। उसके दिल में एक ठंडी खराट थी। अब आप मेरे पिताजी के मेडिसिनल पिल पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब मुझे दादाजी को दवा खिलाने का मौका मिलेगा तो आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी की चिकित्सा कौशल कितनी अद्भुत है। या क्या मुझे दादाजी के मरने तक इंतजार करना चाहिए और फिर उनकी कब्र खोदकर उन्हें दवा खिलानी चाहिए? ये तो अच्छा हुआ कि ली चनफेंग यह विचार सुन नहीं सका, अन्यथा वह इतना क्रोधित हो जाता कि मरने की भी हिम्मत नहीं करता। कुछ कटोरे शराब पीने के बाद ली चनफेंग की हालत काफी बिगड़ गई और वह फूट फूट कर हंसता रहा। हे, मैं ली चनफेंग एक ही तलवार से देश की सीमाओं की रक्षा करता था और अब मुझे जहर दिया गया है। कभी मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे किसने जहर दिया। ये वास्तव में एक बड़ी विडंबना है। योर मैजेस्टी, यदि संभव हो तो कृपया मुझे ये पता लगाने में मदद करें कि मेरे सबसे करीबी लोगों में से किसने मुझे जहर दिया। महारानी ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। बिल्कुल, एक बार मुझे पता चल गया तो मैं उनके पूरे कबीले का सफाया कर दूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि वे एक दयनीय मौत मरे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, ली चनफेंग ने संतोष की भावना के साथ राहत की सांस ली। जैसे ही वह बोलने वाला था, अचानक लकड़ी के घर के बाहर से एक घमंडी आवाज गूंजी। हाँ, उनके पूरे वंश का सफाया। मुझे डर है, तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। आज ये घाटी तुम्हारी कब्रगाह होगी। जैसे ही ये शब्द गिरे, लकड़ी का घर इंटरनल एनर्जी के धमाके से पलट गया, जिससे अंदर मौजूद लोग उजागर हो गए। ये परिचित आवाज सुनकर शांगवान यान बहुत घबरा गए। उसने जल्दी से अपनी तलवार खींची और सतर्कता से घाटी की ओर देखने लगी। तभी घाटी में एक हृष्टपुष्ट मांसल आदमी खड़ा दिखाई दिया, जिसके मुझे हैंडलबार की तरह थी और जो अविश्वसनीय रूप से दबंगापा बिखेर रहा था। प्रिंस शेम्बे, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम उत्तर में सीमा की रखवाली नहीं कर रहे थे? ये सही है, घाटी के ऊपर दिखाई देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महारानी लियू किंगसू का बड़ा भाई प्रिंस शेम्बे था। वह इस समय उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी था। यद्यपि प्रिंस शेम्बे की ताकत उसे कम थी और उसका सबसे मजबूत लड़ाकू तलवार भगवान ली चनफेंग जितना अच्छा नहीं था। हालांकि उसके अधीन कई क्वीन परिवार और विशेषज्ञ थे, जिससे उसकी शक्ति और प्रभाव अत्यंत दुर्जय हो गया और महारानी के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई करना कठिन हो गया। किसी भी कार्रवाई से एम्पायर के ओरिजिन को गंभीर क्षति पहुंचेगी। यदि अन्य एम्पायर ने हमला किया तो वे प्रतिरोध करने के लिए क्या उपयोग करेंगे? तुम एक मामूली सेवक क्यों बीच में बोल रहे हो? क्या मुझे तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत है कि मैं कहां जाऊं? यहाँ से चले जाओ। प्रिंस शेम्बे ने शांगवान यान को अत्यधिक तिरस्कार के साथ चाप दिया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और महारानी की ओर चंचल भाव से देखने लगा। मेरी प्रिय महारानी, क्या आप अपने शाही भाई को यहाँ देखकर आश्चर्यचकित हैं? आपने सचमुच अपने शाही भाई को कड़ी खोजबीन करने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पंसाई, जो कई वर्षों से एकांतवास में रह रहा है, वास्तव में इतनी दुर्गम और गरीब जगह पर रहेगा। महारानी का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था जब उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? प्रिंस शेम्बे की आंखें चंचल थीं, मानो महारानी और अन्य सभी पिंजरे में बंद पक्षी हों। उसके अहंकारी व्यवहार ने धर्मी शांगवान यान को क्रोध से दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारे यहाँ होने की जानकारी में इतनी कठिनाई क्या है? उस बूढ़े मर्द को जहर दिया गया था, वह दवा ढूंढने के लिए बाहर कैसे नहीं आ सकता? क्या तुम्हें लगता था कि तुम्हारे काम बहुत गुप्त थे? धोखे की एक ही चाल मुझे बेवकूफ बना सकती थी। हे, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे सारे काम मेरे नियंत्रण में है। आज तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ। प्रतिद्वंद्वी की तैयार रुख को देखकर महारानी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह अपने दिल में जानती थी कि प्रिंस शेम्बे अकेले नहीं आ सकता। हालांकि जब उसने अपने बदन में साइवाटो को देखा तो उसे आत्मविश्वास महसूस हुआ और वह ठंडी सांस छोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। तुम्हें लगता है सिर्फ इसलिए कि मास्टर अच्छी हालत में नहीं है तो मुझे नीचे ले जा सकते हो? तुम्हें ये साहस किसने दिया? ब्लेडो एंसेस्टर। अगर आपको मेरा ठिकाना भी पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हैं? यद्यपि साइवाटो ने चिकित्सा के माध्यम से दाव में प्रवेश किया, लेकिन उसकी ताकत ली चनफेंग जितनी अच्छी नहीं थी, जो युद्ध में विशेषज्ञ था। लेकिन दवा लोगों को बचा सकती है और ये लोगों को मार भी सकती है। और प्रिंस शेम्बे की निर्भरता केवल ब्लेडो एंसेस्टर पर थी, जो हेवन रैंक के मिडिल स्टेज पर था। साइवाटो की साधना के साथ वह ब्लेडो एंसेस्टर का सामना करने से पूरी तरह से निडर था। ली चनफेंग के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को देखते हुए वह चुपचाप कैसे खड़ा रह सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब प्रिंस शेम्बे जोर से हंसने लगा और साइवाटो को अत्यंत तिरस्कार से देखने लगा। हाँ, इस अमर बूढ़े आदमी ली चनफेंग से निपटने के लिए और मेरी प्यारी बहन तुम्हारे शाही भाई ने पूरी तैयारी कर ली है। मैं इस अपन बूढ़े आदमी का गलत अनुमान कैसे लगा सकता हूँ? तुम सब लोग बाहर आओ। प्रिंस शेम्बे ल्यूजी ने अपना हाथ हिलाया और घाटी के ऊपर दर्जनों आकृतियां प्रकट हुई। शांगवान यान और अन्य लोगों ने अपनी निगाहें स्थिर कर ली, तुरंत तनावग्रस्त हो गए और उनके चेहरे के भाव अत्यंत गंभीर हो गए। 4 स्टेज अर्थ रैंक विशेषज्ञ, 50 से अधिक प्रोफाउंड रैंक मास्टर और मिडिल स्टेज हेवन रैंक पर एक बूढ़ा आदमी एक लाल लंबी कृपान पकड़े हुए और यूजी निकल रहा है। ये लाइनअप महारानी के आसपास की ताकत से लगभग 2 गुना था। इस बार महारानी ने जानबूझकर केवल एक छोटी सेना हिलाई थी ताकि प्रिंस शेम्बे का ध्यान आकर्षित न हो और उनका पता उजागर न हो। कौन जानता था, अंततः उसके ठिकाने का खुलासा हो गया और प्रतिद्वंदी ने उस अवसर का लाभ उठाकर उस पर हमला कर दिया जब वह सुरक्षित थी। विशेषकर प्रिंस शेम्बे के बदल में 20 वर्ष की खूबसूरत तलवार चलाने वाली महिला को देखकर शांगवान यान की आंखें विश्वास से चौड़ी हो गई। जूनियर सिस्टर, क्यों तुम खलनायक के साथ क्यों हो? ये हो सकता है। जब उन्होंने अपने ही गुट के एक मुख्य सदस्य को प्रिंस शेम्बे के साथ खड़ा देखा, इस समय महारानी और अन्य सभी लोग समझ गए, उनकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनका ठिकाना उजागर हो गया, तो बस यही था। यांग मिक्स्यू, योर मैजेस्टी और मास्टर को धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हमने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? 24 ने तुम्हें हर तरह के हुनर सिखाए, मानो तुम उसकी बेटी हो, और 17 ने तुम्हें बहन की तरह माना। तुमने हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया? शांगवान यान क्रोध से डटा गया, धर्मी क्रोध से भरा हुआ। यांग मिक्स्यू ने उपहास किया, उसका नाजुक शरीर प्रिंस शेम्बे के खिलाफ झुक गया, उसका सिर उसके कंधे पर आराम कर रहा था और एक आनंदित अभिव्यक्ति के साथ कहा, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन आप नहीं जानते कि मैंने हमेशा प्रिंस शेम्बे की प्रशंसा की है। मैं जिसे प्यार करता हूँ उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसमें आप सबका बलिदान भी शामिल है। चूंकि आप मेरे प्रति इतने अच्छे हैं तो क्यों ना हमारे साझा संप्रदाय की खातिर मुझे एक बार और आशीर्वाद दें। यांग मिक्स्यू का बेशर्म रूप देखकर सभी को उल्टी सी महसूस हुई। नाजुक शरीर को अपने करीब आते हुए महसूस करते हुए प्रिंस शेम्बे ने अपनी आंखों में घृणा के भाव को दबा दिया, मानो कोई भूमिका निभा रहा हो। उसने उसके गले में अपना हाथ डाल दिया और महारानी तथा अन्य लोगों की ओर उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा। हे, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, एक सुने ने केवल मुझे तुम्हारा ठिकाना बताया। उस बूढ़े आदमी को जहर भी उसी ने दिया था। क्या यह अप्रत्याशित नहीं है? क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? वह पहले से ही मेरी व्यक्ति है। अब जब बूढ़े आदमी की साधना का उपयोग नहीं किया जा सकता तो मेरी प्यारी बहन, मेरे साथ रहने के लिए तुम्हारे पास क्या है? जब तक मैं इस दिखलंदाज बूढ़े से छुटकारा पा लूंगा, पूरा स्पिरिट एम्पायर मेरा रहेगा। चलो आज सारे पुराने और नए हिसाब बराबर कर लेते हैं। हाँ। यूजी आसमान की ओर देखते हुए अत्यंत अहंकारी होकर बेतहाशा हंसा। महारानी के ठंडे और गर्वीले चेहरे पर घबराहट का जरा भी भाव नहीं था। तलवार देवता के अशक्त होने पर भी साइवाटो की उपस्थिति में वह अपनी रक्षा कर सकती थी। हालांकि शांगवान यान बहुत क्रोधित था और ली चनफेंग, जो स्ट्रक्चर पर अधीर था, इतना क्रोधित था कि उसने मुंह पर खून थूक दिया। उफ, अविभाज्य शिष्य। बूढ़े ली, घबराओ मत। उस मात्र रक्त ब्लेड के साथ वह मुझे हरा नहीं पाएगा, भले ही वह अगले 20,000 वर्षों तक साधना करे। चूंकि आप मेरे घर में मेहमान हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा अगर बात बाहर आ गई तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा? साइवाटो,
साइवाटो ने शांति और आत्मविश्वास से अपना वस्त्र लहराया, ब्लड ब्लेड और एंसेस्टर की ओर देखा, जो मिडिल स्टेज 7 रैंक पर भी था, बहुत तिरस्कार के साथ। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ कि साइवाटो के आत्मविश्वास भरे शब्दों का सामना करते हुए ब्लड ब्लेड और एंसेस्टर ने वास्तव में हंसते हुए स्वेच्छा से हार मान ली। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं ये और एंसेस्टर वास्तव में आपको हरा नहीं सकता, लेकिन इस बार आपका प्रतिद्वंदी में नहीं हूँ। मैं केवल उस बुरे आदमी को मारने के लिए जिम्मेदार हूँ, तुम्हारे लिए कोई और तुम्हारे साथ निपटेगा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, अनगिनत जहरीले कीड़े दूर से उठकर पूरे आकाश को ढकने लगे। जहरीले कीड़ों ने एक काला बादल बनाया, जिसमें एक काले वस्त्र पहने हुए आदमी को ले जाया गया, जो ठंडी सांसें ले रहा था और आसमान से उतरा। बहुत दिनों से नहीं मिले मेरे सीनियर ब्रदर साइवाटो। नए आगंतुक को देखकर साइवाटो हालत पर था। यहाँ तक कि ली चिनफेंग ने भी निराशा का भाव दिखाया। मियाओ सुनबो, तुम सचमुच उनके साथ शामिल हो गए। आप जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन लापरवाही से बात नहीं कर सकते। मेरा मियाओ जियांग हमेशा स्वतंत्र रहा है, मैं दूसरों के साथ कैसे मिलीभगत कर सकता हूँ। मैं भी सीनियर ब्रदर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा पेशकश की। मियाओ सुनबो के होठों पर एक भयावह मुस्कान फैल गई और काली धुंध उसके पूरे शरीर में फैल गई। जहाँ भी काली धुंध छाए, पैर सूख गए और दर्जनों मीटर के दायरे में कोई जीवन नहीं बचा। यहाँ तक कि प्रिंस चेम्बे और अन्य लोगों ने भी उससे दूरी बनाए रखी। विचित्र विषयों का प्रयोग करने में इतने कुशल व्यक्ति को देखकर हर कोई भयभीत हो जाता था। उसे मियाओ सुनबो इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो कोई भी उससे लड़ता था, वह 3 कदम चलने के भीतर ही जहर से मर जाता था। प्रतिद्वंदी की लाइनअप को देखकर महारानी और अन्य लोगों का दिल बैठ गया। यहाँ तक कि साइवाटो के चेहरे की मुस्कान भी धीरे धीरे गायब हो गई। बहुत हो गई बकवास, इस अपंग से निपटने के बाद भी मुझे उसके मेडिसिन और वैली का वध करना है। मेरे मियाओ जियांग का दुश्मन बनने की हिम्मत करो, एक भी जीवित आत्मा नहीं बचेगी। मियाओ सुनबो के इंटरनल एनर्जी बढ़ गए। वह एक काले कोहरे में बदल गया और घाटी से नीचे छलांग लगा दी, सीधे साइवाटो की ओर बढ़ा, जो व्हीलचेयर पर बैठा था। उसका इंटरनल एनर्जी एक अजगर में बदल गया, अपना बड़ा मुंह खुलकर काटने लगा। साइवाटो की आंखें तेज हो गई, कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं। उसने व्हीलचेयर के दोनों पहियों पर अपने हाथ पटक दिए और वह और कुर्सी दोनों सीधे ऊपर उड़ गए। इंटरनल एनर्जी उसकी हथेलियों से निकला और एक काले रंग की बड़ी बिल्ली में बदल गया, जो लॉर्ड ऑफ मियाओजिंग के साथ युद्ध में शामिल हो गया। बिल्ली सांप की लड़ाई शुरू हो गई। उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा, भयंकर और निर्णायक लड़ाई हुई, जिससे आकाश अंधकार में हो गया। जैसे ही इंटरनल एनर्जी बिखरा, घाटी के दोनों ओर के पत्थर लगातार टूटकर नीचे लुढ़क रहे थे। पूरी घाटी में दुर्गंध और औषधीय गंध फैली हुई थी। दोनों सुपर मास्टर्स ने स्वचालित रूप से अपने युद्ध क्षेत्र को आकाश में स्थानांतरित कर दिया तथा घाटी का तल दूसरों के लिए छोड़ दिया। ये दृश्य देखकर चूलिंगा का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, उसकी तो बड़ी आंखें सदमे से भर गई। अरे, लड़ाई से तो आसमान भी फट सकता है और धरती भी फट सकती है। अगर उसके जय पिता को गुस्सा आ जाए तो वह कितने शक्तिशाली होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि पिता कभी गुस्सा नहीं करते। ये बहुत आश्चर्यजनक है। ये लोग आते ही लड़ने और मारने लगे, ये बहुत खतरनाक है। क्या लिंग रहे ही मरेगा? खूबसूरत बड़ी बहन और वो बूढ़े दादाजी जीतने में नाकाम लग रहे हैं। डैडी लिंगर के साथ नहीं है, वो लिंगर की रक्षा नहीं कर सकते। डैडी ने कहा था कि कोई सज्जन व्यक्ति खतरनाक दीवार के नीचे खड़ा नहीं होता। क्या लिंग र को भाग जाना चाहिए? लेकिन सुंदर बड़ी बहन सचमुच बहुत सुंदर है, अगर वह मर गई तो बहुत दुख होगा। और सिस्टर शांगुआनी मेरे लिए बहुत अच्छी है, उन्होंने न केवल मुझे घुड़सवारी करवाई, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो मुझे मार्शल आर्ट भी सिखाएंगी। मुझे क्या करना चाहिए? लिंगर नहीं चाहता कि उन्हें चोट लगे। जैसे ही छूलिंगर परेशान होकर विचार कर रहा था, महारानी ने प्रद्बोध से भरी नजरों से उसे ली चिनफेंग के पास खड़ा कर दिया। लिंगर, यह मेरी गलती है, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, अफसोस। अगर मैं तुम्हें बीच रास्ते में साथ मिलाता तो हम इस स्थिति का सामना कैसे कर पाते? चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। तुम अभी ग्रामपाली के साथ रहो और इधर उधर मत भागो। ऐसा कहकर महारानी ने अपना हाथ हिलाया और शांगवान यान तथा 20 से अधिक प्रोफाउंड रैंक मास्टर ने अपने इंटरनल एनर्जी छोड़ दिए और सीधे दुश्मनों पर हमला बोल दिया। और वह स्वयं हवा में उड़ गई। उसका अभी स्टेज 7 रैंक और फूट पड़ा। 10,000 वर्षों की ठंडी बर्फ से बने बर्फ की कवच ने तुरंत ही उसके शरीर को ढक लिया। वह बर्फ और हिम युद्ध देवी में परिवर्तित हो गई। उसकी बर्फ की तलवार सीधे सबसे मजबूत ब्लड ब्लेड और एंसेस्टर और प्रिंस चेम्बे पर निशाना साध रही थी। महारानी का ऑरा पूरी तरह से मुक्त हो गया और आसपास का तापमान 10 डिग्री से अधिक गिर गया। सुंदर बड़ी बहन, तुम्हें सावधान रहना होगा। चूलिंगर ने अपना मुंह खोला और चलाए, लेकिन उसकी आवाज तुरंत लड़ाई की आवाज में डूब गई। महारानी अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा और शक्तिशाली शाही कीवी पर भरोसा करते हुए ब्लड ब्लेड और एंसेस्टर और प्रिंस चेम्बे का सामना बड़ी मुश्किल से कर सकी। हालांकि शांगवान और अन्य दोगुनी संख्या में दुश्मनों का सामना करते हुए जल्दी ही खतरे में पड़ गए। स्थिति एक तरफा थी। इससे चूलिंगर बहुत चिंतित हो गया। अगर खूबसूरत बड़ी बहन खो गई तो क्या लिंग ए के पास अपनी मां को ढूंढने में मदद करने वाला कोई नहीं होगा? ये निःशुल्क श्रम नहीं सकता। जैसे ही वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, पास से आती कमजोर गुस्से भरी गाली ने चूलिंगर का ध्यान खींचा। दिक्कत है, एक बार मैदान में गिर गया, खुद पर बड़ा परेशान किया जा रहा है। यदि इस बुरे आदमी को जहर न दिया गया होता तो मैं अकेले ही एक तलवार से उन सभी को मार डालता और कोई भी पीछे नहीं बचता। हाय, जीवन भर प्रभुत्व बनाए रखने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था आज मुझे यहाँ दफना दिया जाएगा। ली चिनफेंग ने महारानी और अन्य लोगों को लड़ते हुए देखा। दिल में दर्द और गुस्सा दोनों महसूस किया, साथ ही साथ शक्तिहीनता की तीव्र भावना भी महसूस की। अब लड़ना तो दूर की बात है, वह रेंग भी नहीं सकता था और अपने दिल में आक्रोश व्यक्त करने के लिए केवल कुछ शब्द ही बड़बड़ा सकता था। ओह दादाजी लाभ माउथ, अगर लिंग एर आपको विषय में मदद करता है तो क्या आप सुंदर बड़ी बहन की रक्षा कर सकते हैं? ये स्वाभाविक है, मेरी तलवार का दाव हत्या पर केंद्रित है। दुनिया में कितने लोग इस बुरे आदमी की बराबरी कर सकते हैं? वे कुछ और नहीं बल्कि मुर्गियां और कुत्ते हैं जो बिकने के लिए तैयार हैं। ली चिनफेंग ने कमजोरी से जवाब दिया। चूलिंगर के दिल में एक विचार आया और उसने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और इधर उधर टटोला। हम तुम्हें मेरे डैडी की डिटॉक्सिफाइंग गोली पर शक था, लेकिन अभी तुम्हें मेरे डैडी पर ही निर्भर रहना होगा, है ना? मुझे आप सभी को डिटॉक्सिफाई करते हुए देखो और फिर आप स्वाभाविक रूप से विश्वास करेंगे कि मेरे डैडी सक्षम है। तब तक सुंदर बड़ी बहन एक सुंदर सौतेली मां बन जाएगी। डॉट 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 डॉट। उसी समय चूमो, जो गोभी लगाने के लिए अपनी याद में खुदाई कर रहा था, को सिस्टम की सूचना मिली। सूरज ऊंचा चमकता है, फूल मुझ पर मुस्कुराते हैं। छोटी चिड़िया कहती है सुप्रभात सुप्रभात, आप डायनामाइट पैक क्यों ले जा रहे हैं? चूमो वह अपनी कुदाल घुमाते हुए गा रहा था। अपनी बेटी के बिना अकेले जीवन जीना उनके लिए बहुत आसान था, लेकिन जमीन को अभी भी जोतना जरूरी था। उन्हें अपनी बेटी को भेजने के लिए अधिक जैविक गोभी उगानी पड़ी। अब चूमो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले एक बूढ़े पिता की तरह था, जो अपनी बेटी को खाने के लिए सब कुछ देना चाहता था, डरता था कि वह ठीक से खाएगी या पिएगी नहीं। जैसे ही वह खुशी खुशी खुदाई कर रहा था, अचानक सिस्टम का संकेत सुनाई दिया। इससे वह इतना चौंक गया कि उसकी कुदाल गिर गई। क्या बकवास है, मेरी लिंगर खतरे में है। वह कहाँ गई? उसे विष्णु के लिए मेडिसिनल पिल की क्या जरूरत है? क्या उसे जहर दिया गया है? लेकिन मुझे विष्णु के लिए मेडिसिनल पिल कहाँ मिलेगा? चिंता ने उसे उलझन में डाल दिया। अपनी बेटी को पहली बार खतरे में देखकर 16 वर्षीय युवक घबरा गया और अपना संयम खो बैठा। देंग, क्या उसने शुरुआत में ही यूनिवर्सल एंटीडोट मेडिसिनल पिल के लिए साइन इन नहीं किया था? अगर आप अब और देर करेंगे तो आपकी बेटी चली जाएगी और फिर आपको एक नया छोटा अकाउंट शुरू करना होगा। सिस्टम के अनुस्मारक से चूमो को कुछ हद तक शांति प्राप्त करने में मदद मिली।
तो जल्दी से मेल कर दो। मेडिसिनल पिल्स पर बाद में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, लेकिन अगर मेरी बेटी चली गई तो मेरे पास छोटा खाता खोलने के लिए कोई नहीं होगा। उसकी मां के लौटने से पहले केवल ये एक विवरण हो सकता है। मेडिसिनल पिल को सिस्टम के माध्यम से मारक दवा भेजने के बाद चुमू ने अपनी बेटी की गुण पृष्ठ को गौर से देखा, इस तरह से कि कहीं उसके साथ कुछ न जाए। इस समय दूसरी तरफ चुलिंगर ने अपने आयामी बैग में खोजबीन की और अंततः मुट्ठी भर आकार का सार्वभौमिक मारक मेडिसिनल पिल पकड़ लिया। ओह, आखिरकार मुझे मिल ही गया। लेकिन ये मेडिसिनल पिल, ये उनसे बड़ा क्यों है जो पापा मुझे खिलाते थे? मुझे नहीं लगता कि घर से निकलते समय मैंने इतना बड़ा सामान पैक किया था, है ना? चुलिंग एरोजन ने था। उसके हाथ में काले गोबर जैसे मारक को देखकर चुलिंग रघुरता से मुस्कुराया। लिंगर छोटा है, पिताजी हमेशा मुझे छोटी उंगली के आकार का खिलाते हैं, लेकिन बूढ़े दादाजी 300 साल से अधिक बूढ़े हैं, इसलिए उन्हें बड़ी खुराक की आवश्यकता होगी। तो हे बूढ़े दादाजी, अगर आप गाय के गोबर का ये खा लेंगे, ओह मेरा मतलब है यह मारक मेडिसिनल पिल, तो आपका सेहत जरूर ठीक हो जाएगा। तब हम सुंदर बड़ी बहन को बचा सकेंगे। चुलिंग ए ने अपने हाथ में मारक दवा मेडिसिनल पिल उछाली, ली चनफेंग की स्ट्रेचर के पास बैठ गए और उसे गौर से देखने लगी। चुलिंग र के हाथ में मारक मेडिसिनल पिल को देखकर ली चनफेंग अत्यंत प्रतिरोधी था। साइवाटो ने पहले ही कहा था कि ये चीज मिट्टी और राख से बनी है, तो इससे क्या फायदा होगा? इसके अलावा कौन जानता था कि कीचड़ में जानवरों का मल भी था, और कौन जानता था कि उसके पिता के हाथों में पिछली रात की जवानी के कुछ अवशेष थे जब उन्होंने मेडिसिनल पिल को गूंदा था। मैं इसे नहीं खाऊंगा, मैं भान की राख खाने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। अगर यह बर्तन राख उपयोगी है तो मैं एक हैंडस्टैंड करूंगा और 10 करूंगा। चुलिंग ने घृणा से कहा, यह बूढ़ा दादाजी वास्तव में घृणित था। अनिश्चित चायमान्यान और महारानी को देखते हुए चुलिंग र को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। ये देखकर कि ली चनफेंग हिल नहीं सकता, चुलिंग र शरारत से मुस्कुराया। बिना एक शब्द कहे उसने मुट्ठी के आकार की मारक दवा मेडिसिनल पिल को ली चनफेंग के मुंह की ओर दबा दिया। चुलिंग र के चेहरे पर मुस्कान देखकर ली चनफेंग की आंखें भय से भर गई। इस समय छोटी लोली उसकी आंखों में एक शैतान की तरह भयानक थी। क्या बकवास है, मैं जो पूरी जिंदगी दुनिया घूम चुका हूँ, मरने से पहले एक छोटी बच्ची मुझे भान की राख खिलाने वाली है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे मृत्यु से पहले इतनी बड़ी विपत्ति झेलनी पड़ रही है? वो मरता हुआ ली चनफेंग संघर्ष नहीं कर सका। वो केवल देख सकता था कि कैसे चुलिंग र नामक छोटे शैतान ने उसके मुंह में पोटैश मड बॉल को जबरदस्ती ठूस दिया। चूंकि वह लेटा हुआ था, इसलिए बड़ी गेंद उसके मुंह में चली गई और सीधे उसके गले को अवरुद्ध कर दिया। तुरंत ही ली चनफेंग को दम घुटने लगा, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और वह बेकाबू होकर कांपने लगा। इस दृश्य ने चुलिंग एक अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित कर दिया। यह असरदार है, मेरे पापा की दवा मेडिसिनल पिल वाकई असरदार है। प्यारी बड़ी बहन, देखो बूढ़े दादाजी कितने जोर से भरे हुए हैं। दूर से महारानी ने चुलिंग एक की चीख सुनी और थोड़ा विचलित हो गई। इस संक्षिप्त क्षण में ब्लड ब्लेड और एंसेस्टर और प्रिंस जेम्बे ने अवसर का लाभ उठाया तथा ली चनफेंग की ओर हथेली से प्रहार करके उसे पीछे धकेल दिया। महारानी ने अपने मुंह के कोने से लालिमा पोंछी और ध्यान से देखा। उसने देखा कि ली चनफेंग का मुंह खुला हुआ है और वह एक हाथ से अपने गले को तेजी से दबा रहा है। ये देखकर महारानी उसके गले में पड़ी विशाल गंध को कैसे नहीं देख सकी। यहाँ तक कि आमतौर पर ठंडी रहने वाली महारानी भी अपने मुंह के कोने को हिलाने से खुद को नहीं रोक सकी और ली चनफेंग पर सहानुभूति भरी नजर डाली। क्या ये वही किस्सा है? देर सवेर मेडिसिनल पिल काम करेगा। इसे खाने के बाद वह सचमुच जोश से भर गया है। एक प्रतिष्ठित हेवन रैंक मास्टर अपने सबसे निचले बिंदु पर लगभग दम घुटने से मर गया। अगर यह बात बाहर आ गई तो तलवार भगवान की प्रतिष्ठा उसके बाद के वर्षों में बर्बाद हो जाएगी। हालांकि फिर भी महारानी चुलिंगर को घूरना बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्होंने केवल अपना इंटरनल एनर्जी घुमाया, मेडिसिनल पिल को हटाने के लिए ली चनफेंग की पीठ थपथपाने की तैयारी की। लेकिन इस क्षण ली चनफेंग के गले में बड़ा मेडिसिनल पिल तुरंत पिघल गया। यह एक पवित्र और विशाल ऊर्जा में परिवर्तित हो गई जो लगातार ली चनफेंग के अंगों और आंतरिक अंगों के माध्यम से प्रसारित होती रही। इस ऊर्जा को देखते ही उसके अंगों में मौजूद किंग यमजीवल एक क्षण में गायब हो गए, जैसे नमक छिड़के हुए जो गायब हो जाते हैं। उसके आंतरिक अंग जो जहर से काले हो गए थे भी सामान्य होने लगे। मारक मेडिसिनल पिल की ऊर्जा शक्तिशाली और अप्रष्कृत थी, मानो इस ऊर्जा के सामने कोई भी विष केवल एक भ्रम था। अपनी हालत में सुधार महसूस करते हुए ली चनफेंग वहीं स्तब्ध रह गया, उसका चेहरा विश्वास से भरा हुआ था। लेकिन तभी प्रिंस जेम्बे और ब्लड ब्लेड और एंसेस्टर आगे बढ़े। हे योर मैजेस्टी, और क्या तरकीबें हैं तुम्हारे पास? निकालो, वरना तुम्हें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। उनके उकसावे का सामना करते हुए महारानी शांत और मौन रही। उसका महान शरीर चुलिंग र और ली चनफेंग के सामने खड़ा था, एक भी कदम पीछे नहीं हट रहा था, केवल सतर्कता से उसके सामने दुश्मनों को देख रहा था। तलवार देवता जो चारों दिशाओं को हिला देता है और योर मैजेस्टी जिसे आइस स्पिरिट किंगडम की सबसे बड़ी सुंदरता माना जाता है, आज यहाँ दफनाए जाएंगे। पता नहीं क्यों शाही भाई, पर मुझे थोड़ी खुशी हो रही है। चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद शाही भाई तुम्हारे शरीर को बेकार नहीं जाने देंगे, और एंसेस्टर को ये तब तक पसंद है जब तक ये गर्म है। प्रिंस जेम्बे ने दोनों को बेखौफ देखा। उसकी निगाहें महारानी यू किंगसू पर बिना किसी लालच, दया या पारिवारिक स्नेह की घूम रही थी। उसके पास तो बस घृणा थी। हालांकि उसके बगल में बैठा लाल बालों वाला ब्लड ब्लेड और एंसेस्टर अश्लीलता से अपने होंठ चाट रहा था और महारानी को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई स्वादिष्ट शिकार हो। और एंसेस्टर ने अनगिनत औरतों का नमूना लिया है, लेकिन कभी किसी महारानी का नहीं। आज मैं धन्य हूँ। तारांकन सुल्ताना टिल्डा, राजकुमार देर मत करो, और एंसेस्टर अब और इंतजार नहीं कर सकता। जब वह कमजोर है तब बात करो, कहीं ऐसा न हो कि लंबी रात प्रत्याशित बदलाव ला दे। दोनों महारानी की ओर बढ़े। जैसे ही महारानी ने अपनी बर्फीली आत्मा तलवार उठाई, मौत से लड़ने के लिए तैयार, उसके पीछे से एक अत्यंत अभिमानी आवाज आई। क्या मैंने तुम्हें अनुमति दी थी? ये परिचित आवाज सुनकर महारानी की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। प्रिंस जेम्बे और दूसरा आश्चर्य से सदमे में आ गया। उनके कदम अचानक रुक गए। आवाज का अनुसरण करते हुए उन्होंने देखा कि ली चनफेंग, जो गंभीर रूप से घायल था और मृत्यु के कगार पर था, पहले ही खड़ा हो चुका था। वह खींची हुई तलवार की तरह तीक्ष्ण था, स्वॉर्ड हवा में फैला हुआ था तथा सीधे प्रिंस जेम्बे और ब्लड ब्लेड और एंसेस्टर की ओर इशारा कर रहा था। दोनों दम रह गए। ये कैसे हो सकता है? वो बुरा अभी तो अधमरा था, फिर अचानक कैसे हो गया? ब्लड ब्लेड, तुम जाकर उसका परीक्षण करो। मेरे विचार से वह बस दिखावा करते करते अपनी सीमा के अंत पर पहुंच गया है। प्रिंस जेम्बे ने ब्लड ब्लेड और एंसेस्टर को आदेश दिया। ब्लड ब्लेड और एंसेस्टर ने थोड़ा सा भौहें सी कुड़ी, उसके पैर एक इंच भी नहीं हिले। राजकुमार, आज के नायक आप हैं, और एंसेस्टर का मानना है कि दुनिया भर में प्रसिद्ध तलवार देवता की हत्या जैसी बड़ी घटना आपको ही करनी चाहिए। मेरे जैसा सहायक किरदार सुर्खियां कैसे बटोर सकता है? जैसे ही वह बोल रहा था, एक स्वॉर्ड का गोला गिरा और दोनों ने उसे रोकने के लिए अपने ब्लेड उठाए, लेकिन वे 10 मीटर से अधिक दूर उड़ गए। अपने हथियारों से शक्ति का संचार महसूस करते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा और आकाश की ओर गरजने लगे। चीजें बदल गई हैं, पीछे हटो। ली चनफेंग एक ऐसा अस्तित्व था जो अकेले ही पूरे राजवंश को दबा सकता था, और दुनिया भर के हेवन रैंक विशेषज्ञों के बीच वह एक शीर्ष दावेदार था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वह कैसे ठीक हुआ, लेकिन प्रिंस जेम्बे और ब्लड ब्लेड और एंसेस्टर को पता था। वे दोनों इस बूढ़े आदमी से मुकाबला नहीं कर सकते थे, और यह भी नहीं कि उसके बगल में एक महारानी भी थी। यह एक हेवन रैंक स्टेज विशेषज्ञ की ताकत थी। जब तक ली चनफेंग मौजूद था, किसी की भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं थी। जैसे ही प्रिंस जेम्बे पीछे हटा, दर्जनों विशेषज्ञ भी तुरंत घाटी से चले गए। लॉर्ड ऑफ मियाओजिंग ने भी साइवाटो के साथ विजेता का फैसला किया। दोनों के मुंह के कोनों पर खून लगा हुआ था।
हम अपाहिज बुड्ढे बाहर नहीं पलते, पानी पलता है, हम फिर मिलेंगे, मैं जरूर लौटूंगा। लॉर्ड ऑफ मियाओ जिंग आकाश में उड़ गया और चला गया। साइवाटो और तलवार परमेश्वर ने उसे नहीं रोका। युद्ध को समाप्ति की ओर जाते देखना। शैंगवान यान और बाकी लोग अपने घायल शरीरों को घसीटते हुए लड़खड़ाते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। आपका योर मैजेस्टी, हम आपकी रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे और हम सजा स्वीकार करने को तैयार हैं। महारानी ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। उठो, तुमने क्या अपराध किया है? महल में इनाम दिया जाएगा, लेकिन शाही सलाहकार आपका शरीर। महारानी ने थोड़ा भौहें जताई और ली चनफेंग को काफी उलझन से देखा। यहाँ तक कि साइवाटो भी उत्सुक था। उसने ली चनफेंग की कलाई पकड़कर उसकी नब्ज जांची। उसने तुरंत अपना गरिमा में व्यवहार खो दिया। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या बकवास है, दुनिया का नंबर 1 जहर किंग यमजीवल, वो चला गया, ये कैसे हो सकता है? राजा यम की बुराई दूर हो गई है। सीनियर, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने इसे गलत नहीं पढ़ा? महारानी, शैंगवान यान और वह रैंक विशेषज्ञ सभी बहुत आश्चर्यचकित थे। अभी कुछ क्षण पहले ली चनफेंग पीड़ा से मृत्यु की कगार पर था, लेकिन अब वह बहुत ऊर्जावान लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच ठीक हो गया हो? हालांकि मैं बुरा हो गया हूँ, फिर भी मैं इस जहर को साफ पहचान सकता हूँ। ये सचमुच चला गया है, इसके शरीर में जहर का नामो निशान तक नहीं बचा है। यहाँ तक कि उसके शरीर में वर्षों से जमा हुए मेडिसिनल पर विषाक्त पदार्थ भी पूरी तरह से बाहर निकल गए हैं। ये तो सचमुच एक चमत्कार है। बुएली, जल्दी से बताओ कि असल में हुआ क्या था? तुमने उस जहर का इलाज कैसे किया जो मैं भी नहीं कर सका? साइवाटो बहुत उत्साहित था। उसने ली चनफेंग का कंधा पकड़ लिया और उसे जोर जोर से हिलाने लगा। यदि वह राजा यम की बुराई को दूर करने की विधि में निपुण हो जाए तो लॉर्ड ऑफ मियाओ जिंग अब दुर्जय नहीं रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शायद उसे मार्ग से ही ब्रेक थ्रू प्राप्त करने का मौका भी मिल सकता है। जब सभी ने पूछताछ की तो ली चनफेंग की निगाहें भी क्षण भर के लिए शून्य हो गई। कारवार प्रभाव को याद करते हुए उसने फिर कुछ अनिश्चितता के साथ चू लिंग ए को देखा। अभी छोटी लड़की लिंग रे ने मुझे भम की राख का एक बड़ा टुकड़ा खिलाया और फिर मुझे लगा कि मेरा शरीर काफी हद तक ठीक हो गया है। और उसके बाद की स्थिति आप सभी ने देखी। हालांकि जहर खत्म हो गया है, मेरी ताकत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैं ब्लेड और ल्यूजी को नहीं रख सका। जैसे ही ये शब्द निकले सभी की निगाहें चू लिंग ए पर टिक गई। उनमें से प्रत्येक ने बड़ी मुश्किल से निकला। साइवाटो ने हल्की सी मुस्कान निकाली। छोटे दिव्य डॉक्टर लिंगर, क्या वास्तव में आपने ही इस बुरे आदमी की जहर का इलाज किया था? जब सभी ने उससे पूछा तो चू लिंगर ने अपनी छाती थपथपाई, फिर अपने बैग को थपथपाया। उसने बड़े गर्व से कहा, बिल्कुल, लिंगर ने शुरू से ही कहा था कि मैं बुरे आदमी की बीमारी ठीक कर सकता हूँ। मैंने ये भी कहा कि मेरे पिताजी के एंटीडोट मेडिसिनल पिल को यूनिवर्सल एंटीडोट मेडिसिनल पिल कहा जाता है। ये किसी भी जहर का इलाज कर सकता है। मेरी बात पर विश्वास न करना तुम्हारी गलती है। अभी तो बहुत खतरनाक था। बूढ़े की बीमारी ठीक करने के लिए मैंने उसे सबसे बड़ा हिस्सा भी दे दिया। सभी के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। ये राजा यम की बुराई को भी ठीक कर सकता था। क्या यह हो सकता है कि लिंग रे के पिता सचमुच दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर थे, जैसा कि उसने दावा किया था? क्या उसके पिता एक छिपे हुए सुपर विशेषज्ञ थे? जैसे ही जहर का असर खत्म हुआ सभी लोग लिंग ए के पिता की पहचान जानने के लिए उत्सुक हो गए। चू लिंग रे के प्रत्युत्तर पर साइवाटो क्षण भर के लिए अवाक रह गया। उसने स्पष्ट रूप से देख लिया था कि उसका मारक मेडिसिनल पिल सिर्फ फॉर ड्रग था, लेकिन ये जहर का इलाज कैसे कर सकता है? छोटे लिंगर, क्या तुम बिग ब्रदर को वो मारक मेडिसिनल पिल दिखा सकते हो जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए छोड़ा था? साइवाटो को संदेह था कि उसने पहले भी इसे गलत देखा था। शायद इस मेडिसिनल पिल में कुछ छुपे हुए तत्व थे। ये बात बर्तन की राख जितनी सरल नहीं हो सकती, उसके पिता पशु चिकित्सक नहीं हो सकते। यदि ये खबर बाहर आ जाए तो कौन विश्वास करेगा कि एक पशु चिकित्सक लॉर्ड ऑफ मियाओ जिंग की सबसे शक्तिशाली जहर का इलाज कर सकता है? चू लिंग ए ने गर्व से अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। नहीं बड़े भाई, आपने पहले कहा था कि मेरे पिताजी का मेडिसिनल पिल मिट्टी का बना है और बेकार है। साइवाटो ने अजीब सी मुस्कान दी क्योंकि उसे पता था कि वह गलत था। मैं मानता हूँ कि मैंने पहले थोड़ा जोर से बोला था। अब मुझे लिंग रे पर यकीन है कि तुम्हारा मारक मेडिसिनल पिल बीमारियों को ठीक कर सकता है। बड़े भाई तुमसे माफी मांगते हैं। साइवाटो का दवा के प्रति जुनून, खुद को विनम्र करने और एक छोटी लड़की से माफी मांगने की इच्छा देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। महारानी ने चू लिंग ए का सिर हिलाया और धीरे से पूछा, लिंजर, अगर तुम दिखा सको तो इसे सीनियर को दिखाओ। उसे दिखाओ कि तुम्हारे पापा, जो दुनिया के नंबर 1 है, की बनाई दवा वाकई कितनी जबरदस्त है। इस बातचीत के बाद महारानी को पहले से ही पता चल गया था कि इस छोटी लड़की का व्यक्तित्व कैसा है। वह एक छोटे गधे की तरह थी जो अगर कोई उसके पिता को नीची नजर से देखता तो तुरंत भड़क उठता। महारानी के बोलने पर चू लिंगर ने तुरंत सहमति व्यक्त की और पुराने ढंग से साइवाटो के कंधे को थपथपाया। अरे, हम दोनों ने साथ मिलकर अच्छे बुरे हालात देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक मारक दवा दूंगा मेडिसिनल पिल। ऐसा कहते हुए उसने अपने बैग में से एक और काली गोली निकाली और उसे साइवाटो के हाथ में रख दिया। अपने हाथ में मेडिसिनल पिल को देखते हुए साइवाटो ने अपना सिर खुजाया और उसे अनगिनत बार देखा। अपना सारा गरिमा में व्यवहार खो दिया और जितना अधिक वो देखता रहा उतना ही अधिक भ्रमित होता गया। ये सही है, ये स्पष्ट रूप से मिट्टी की राख है, लेकिन क्यों? ये देखकर ली चनफेंग ने मजाक में कहा, घड़ी की राख? क्या आपको लगता है कि घड़ी की राख राजा यम की बुराई को ठीक कर सकती है और अतीत के अवशिष्ट मेडिसिनल पिल विषाक्त पदार्थों को साफ कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी चिकित्सा कौशल लिंगर के पिता जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए आप इस दवा को नहीं समझ पा रहे हैं? जब मैंने इसे अभी लिया तो दवा मेरे गले में प्रवेश करते ही पिघल गई। ये हेवन रैंक स्पिरिट पिल से भी अधिक प्रभावी थी। उनके जैसे साधकों के लिए उन्होंने मूलतः अनेक उपचार और साधना मेडिसिनल पिल्स लिए थे। सभी दवाओं में कुछ विषाक्तता होती है और यह अपरिहार्य था कि कुछ विषाक्त पदार्थ उनके शरीर में रह गए। ऐसे मेडिसिनल पिल विषाक्त पदार्थों को साफ करना बहुत कठिन था। फिर भी अब ली चनफेंग का शरीर उतना ही युवा महसूस कर रहा था जितना कि वो कुछ दशक छोटा होने पर महसूस करता था और मेडिसिनल पिल विषाक्त पदार्थ पूरी तरह से खत्म हो गए थे। यही बात साइवाटो को सबसे अधिक आश्चर्यचकित कर गई। साइवाटो ने सोच विचार कर सिर हिलाया। हो सकता है कि औषधीय गुणों को छिपाने के लिए किसी दूर तरीके का इस्तेमाल किया गया हो, इसलिए मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। ये दवा निश्चित रूप से इतनी सरल नहीं है। इसकी पूरी संभावना है कि यह हेवन रैंक स्पिरिट पिल के दायरे से बाहर हो। सच में लोगों की परे हमेशा लोग होते हैं और स्वर्ग की परे स्वर्ग। मुझे इस मेडिसिनल पिल को जीवन भर संभाल कर रखना होगा और इसके गहन रहस्यों को जानने का प्रयास करना होगा। साइवाटो को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि चू लिंग ए को जो दवा खिलाई गई थी वो सिस्टम द्वारा दी गई मारक दवा थी और जो चीज उसने अपने हाथ में पकड़ी थी वो वास्तव में असली मिट्टी की राख से बनी थी। साइवाटो ने मारक औषधि मेडिसिनल पिल को ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई अमूल्य खजाना हो। ये देखकर कि संकट हल हो गया है, महारानी मुड़ी और नीचे झुक गई और स्नेह भरी निगाहों से चू लिंग ए को देखने लगी। लिंगर, यह अच्छी बात है कि इस बार दीदी के साथ तुम थी। तुमने दीदी की बहुत मदद की है, ये जीवन रक्षक कृपा है। लिंगर, बहन को बताओ कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए। आज स्पिरिट किंगडम की छोटी राजकुमारी होने के बावजूद बहन तुम्हारे लिए ही कर सकती है। ओह लिंगर, क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम्हारा घर कहाँ है? बहन तुम्हारे पापा से मिलना चाहती है। महारानी का विचार सरल था, न केवल वह इस छोटी लड़की को सचमुच पसंद करती थी। एक और बात भी थी, वह चू लिंगर के पिता, जिन्हें वह दुनिया का नंबर 1 कहती थी, से परिचित होना चाहती थी। उस साधारण दिखने वाले मेडिसिनल पिल को दुनिया की सबसे अजीबोगरीब जहर को ठीक करते हुए व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद महारानी और ली चनफेंग अन्य लोगों के अलावा लिंग रे के पिता झाओगुरी में गहरी रुचि विकसित हुई। ऐसे मेडिकल दाव के साथ उनका मार्शल दाव भी शायद बुरा नहीं होगा।
जब तक वे लिंग के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे, ये किसी छिपे हुए विशेषज्ञ से दोस्ती करने के बराबर होगा। चू लिंग ए ने ऊपर देखा, उसके छोटे से चेहरे पर एक चालाक भाव उभर आया, जिससे महारानी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। वह एक चतुर व्यापारी कैसे लग सकती है? बहन, लिंग इतनी दूर यात्रा कर चुका है कि मुझे सचमुच याद नहीं है कि घर कहाँ है। और हाँ, लिंगर को कोई इनाम नहीं चाहिए। चूंकि बहन, आपने कहा था कि यह जीवन रक्षक कृपा है और मदद मेरे पिताजी ने बनाया था, इसका मतलब है कि मेरे पिताजी ने बहन को बचाया। मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं कि जीवन बचाने वाले अनुग्रह का बदला स्वयं से चुकाना चाहिए। कैसा रहेगा सुंदर बहन, तुम मेरे डैडी से शादी कर लो। इस तरह लिंग हर दिन बहन के साथ रह सकेगी और बहन को मेरे डैडी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा दृश्य शोर से भर गया। शांगवान यान, जो उनके बदन में था, ने सीधे अपनी आंखें चौड़ी कर ली। लिंगर, तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्या सिखा रहे हैं? क्या तुम जानते हो कि महाराज का अस्तित्व कैसा है? वह इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, चूलिंगर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अत्यंत संतुष्ट निगाहों से महारानी की ओर ऊपर से नीचे तक देखा। लिंगर जानती है, मैंने सुना है कि सिस्टर शांगवान और आप सब उसे कई बार योर मैजेस्टी कहते हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कि केवल सम्राट ही इस उपाधि का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए सुंदर बहन हमारी एम्पायर की महारानी होनी चाहिए। शांगवान यान ठिठक गया, दूसरे पक्ष को असमंजस से देखने लगा। चूंकि तुम जानते हो कि वह महारानी और मैजेस्टी है, फिर भी तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर रहे हो कि तुम चाहते हो कि महारानी तुम्हारे पिता से शादी करे? क्या तुम्हें महारानी द्वारा सिर कटवाए जाने का डर नहीं है? अरे, इसमें डरने की क्या बात है? मेरे पिताजी एक बार 6 राज्यों में छा गए थे और कई दशकों तक सम्राट रहे, उसके बाद वो इब्राहिम तक पहुंचकर यहाँ आए। मैं हर दिन एक सम्राट के साथ रहता हूँ, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। चूलिंग ए ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया और कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या तुम्हारे पिताजी ने कुछ 6 राज्यों पर कब्जा कर लिया था, कई दशकों तक सम्राट रहे और यहाँ तक कि वो इब्राहिम तक भी पहुंच गए थे? हालांकि हमें नहीं पता कि आप किन 6 राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इब्राहिम तक पहुंचने जैसी उपलब्धि सिर्फ किंवदंतियों में ही मिलती है। हमने भी इसके बारे में सिर्फ सुना है। तो लिंगर, तुम्हारे पिताजी, क्या उनकी उम्र सचमुच 500 साल से ज्यादा है? सब चुप हो गए। शुरू में तो उन्होंने तेरक तक पहुंचने की बात का मजाक उड़ाया था, लेकिन शुरुआत में वापस सोचते हुए जब उन्होंने चूलिंग की दवा पर भी संदेह किया, तो ऐसा लगा कि वो इब्राहिम तक पहुंचने के दावे को कुछ विश्वसनीयता मिली। एक क्षण के लिए सभी लोग रहस्य में लिंगर के पिता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे विशेषज्ञ से न मिल पाना सचमुच दुख की बात है। ली चनफेंग और साई वाटो दोनों ने हल्की सी आह भरी। सभी को अपने पिता की इतनी प्रशंसा करते देख चूलिंगर बहुत खुश हुई और मुस्कुराते हुए अपने 2 छोटे कैनन दांत दिखाए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें छोटे छोटे अर्धचंद्राकार आकार में मुड़ी हुई थी, बेहद प्यारी। मेरे पिताजी की उम्र तो 500 साल से भी ज्यादा है। मैं झाओलिंगर बचपन से ही ईमानदार रही हूँ और कभी झूठ नहीं बोलती। तो सुंदर बहन, क्या आप मेरे पिताजी को अपना जीवन देकर उनके जीवन रक्षक अनुग्रह का बदला चुकाना चाहेंगी? महारानी के शांत चेहरे पर अचानक एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। वह खुद को रोक नहीं सकी और उसने आगे बढ़कर चूलिंग एक के सिर पर थपथपाया तथा उसे चंचल नजरों से देखा। अरे शैतान, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हें कैसे पता कि शादी का मतलब क्या होता है? और भी मेरे पास पहले से ही एक है जिसे मैं प्यार करता हूँ, चाहे वो साधारण ही क्यों ना हो और चाहे तुम्हारे पापा लिंग कितने भी बेहतरीन क्यों ना हो, ये नामुमकिन है। प्यार के लिए आपसी स्नेह जरूरी है। महारानी की आंखों में कोमलता और लालसा की झलक दिखाई दी और वह अपने आलिंगन में जिंगों के पत्ते को छूने से खुद को रोक नहीं सकी। पति, जब मैं आंतरिक कलह को शांत कर लूंगी तो मैं निश्चित रूप से आपको ढूंढने आऊंगी और आपको दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाऊं। महारानी की बातें सुनकर चूलिंगर की आंखें थोड़ी धुंधली हो गई। तो सुंदर बहन को पहले से ही कोई पसंद है? इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पापा की रखेल नहीं बन सकती। इतनी खूबसूरत औरत, कितना अफसोस की बात है। रुको, लगता है डैडी ने पहले भी नशे में कुछ कहा था। जब तक कुदाल अच्छी तरह से चलाई जाती है तब तक किसी भी कोने की दीवार को नहीं खोदा जा सकता। हम एक बार जब सुंदर बहन को पिताजी के गुणों के बारे में पता चल जाएगा तो वह निश्चित रूप से उनसे बहुत प्यार करेगी। ये सोचकर चूलिंगर बुरी तरह हंसा। लियू किंगसू कांपुर थी, किसी कारणवश उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस हो रही थी, मानो कोई भयानक चीजों से घूर रही हो। ये छोटी बच्ची फिर क्या शरारती तरकीब निकाल रही है? अब जब तुम्हें घर का रास्ता नहीं मिल रहा तो क्यों ना पहले बहन के साथ शाही राजधानी वापस आ जाओ। हालांकि तुम्हारे पिताजी एक विशेषज्ञ हैं और उन्होंने तुम्हें आत्मरक्षा के साधन छोड़ दिए होंगे, फिर भी एक छोटी बच्ची के लिए अकेले बाहर रहना सुरक्षित है। बहन के साथ शाही राजधानी आओ और बहन तुम्हें राजकुमारी बना देंगी। और क्या तुम्हारे पिताजी ने नहीं कहा था कि लड़कियों के लिए कोई कल्टिवेशन टेक्निक नहीं होता? जब हम वापस आएंगे तो बहन शांगुआन तुम्हें व्यक्तिगत रूप से सिखाएंगे और साधना शुरू करने में तुम्हारी मदद करेगी। कैसा रहेगा? महारानी के सुझाव को सुनकर चूलिंग ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर खुशी से सिर हिलाया। उसके पिता ने कहा कि महल में बहुत सी सुंदरियां हैं और यदि महारानी बहन को कोई नहीं मिल पाती, लिंग कुछ सुंदर राजकुमारियों को सौतेली मां के रूप में वापस लाने के लिए राजी हो सकती थी। ठीक है, पिताजी तो दुनिया में पहले से ही अजय है और उनकी बेटी होने के नाते मैं उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकती, इसलिए मार्शल आर्ट का अभ्यास तो करना ही होगा। ठीक इसी तरह चूलिंग ने लियू किंगसू और अन्य लोगों का शाही राजधानी चांगवान तक पीछा किया। पिछले जीवन रक्षक अनुग्रह के साथ चतुर और जीवन चूलिंग स्वाभाविक रूप से हर किसी का पसंदीदा बन गया। एकांतप्रिय साई वाटो ने भी ली चनफेंग के निमंत्रण पर एकांतवास से बाहर आने का निर्णय लिया। साई वाटो का दिल साफ था क्योंकि लिंग एक के पिता की नियम जीवन को ठीक कर सकते थे। तब तो उसका मेडिकल ग्राउंड साई वाटो से ऊपर होना चाहिए। उस स्थिति में क्या उसका अपन पैर वास्तव में ठीक हो सकता है? शाही राजधानी में वापस आकर महारानी और प्रिंस जेम्बे ने मेडिसिन वैली में घात लगाकर किए गए हमले के मामले को आगे नहीं बढ़ाया। लियू किंगसू ने समग्र स्थिति पर विचार किया। उसे डर था कि यह एम्पायर के फाउंडेशन को हिला देगा और प्रिंस जेम्बे को तलवार भगवान ली चनफेंग का भी डर था। दोनों पक्षों के बीच एक अत्यंत मौन सहमति थी, मानो यह मामला कभी हुआ ही ना हो। हालांकि इस समय लियू किंगसू एक और मामले से परेशान था। योर मैजेस्टी, बिल्कुल नहीं, ये तो एक अनजान लड़की है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। वह मेरे स्पिरिट किंगडम की राजकुमारी कैसे बन सकती है? बिल्कुल, मेरे स्पिरिट किंगडम की स्थापना के समय से ही एक नियम रहा है, जो लोग योग्य अधिकारियों के वंशज नहीं है या स्पष्ट पृष्ठभूमि के नहीं है, उन्हें बेटियों के रूप में गोद नहीं लिया जा सकता। उन्हें राजकुमारी का दर्जा तो दूर की बात है। और यह छोटी लड़की वफादार और सदाचारी लोगों की वंशज नहीं है। क्या योर मैजेस्टी पिछले सम्राटों द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने की योजना बना रहा है? इससे दरबार में अशांति फैल सकती है और जनता का समर्थन हासिल करना मुश्किल हो सकता है। सुबह की सभा के दौरान लियू किंगसू ने अपने मंत्रियों से लिंग एक को अपनी पालक पुत्री के रूप में अपनाने और उसे राजकुमारी का दर्जा देने की अपनी इच्छा का उल्लेख किया। हालांकि राजस्व मंत्री, कार्मिक मंत्री और न्याय मंत्री सहित कई वरिष्ठ लोगों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी थी। जब उन्होंने हाथ झुकाकर और सिर झुकाकर अपनी बात समाप्त की तो उन्होंने प्रिंस जेम्बे की ओर देखा, जो अपनी आंखें बंद किया और सिर झुकाए बैठा था, मानो आगे मार्गदर्शन मांग रहा हो। प्रिंस जेम्बे के होंठ थोड़े मुड़ गए और उसने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि वह इस समय महारानी के लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वह उन्हें परेशान करने के तरीके ढूंढ सकता था। जब तक वो लगातार महारानी के काम में बाधा डालता रहेगा और उनके प्रभाव को कम करता रहेगा, तब तक स्वाभाविक रूप से उनकी प्रतिष्ठा बहुत कम हो जाएगी। उनकी बातें सुनकर और उनकी सूक्ष्म हरकतें देखकर लियू किंगसू का चेहरा काला पड़ गया। दो राजवंशों के ही पुराने अधिकारी मूल रूप से तटस्थ थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे अब प्रिंस जेम्बे के साथ मिलीभगत कर रहे थे। लियू किंगसू का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसने अपना हाथ नीचे दबा लिया। सभी लोग, हालांकि लिंग एक वफादार और बुरी लोगों की वंशज नहीं है, लेकिन कौन कहता है कि वह राजकुमारी नहीं बन सकती?
अगर मुझे सही से याद है तो प्रत्यक्ष शिक्षा में एक नियम ये भी है कि हेवन डिफाइंड एप्टीट्यूड वाले लोगों को भी शाही फैमिली में प्रवेश दिया जा सकता है ना? जैसे ही ये शब्द निकले सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। आई स्पिरिट एम्पायर में प्रिंस जेम्बे था और हेवन रैंक प्रिंस ऑफ सदर्न पैसिफिकेशन भी था। एक उत्तर और एक दक्षिण ने एक दूसरे को रोक रखा था और यह प्रिंस ऑफ सदर्न पैसिफिकेशन अनाथ था। लेकिन उनकी हेवन डिफाइंड एप्टीट्यूड के कारण उन्हें दिवंगत सम्राट द्वारा गोद लिया गया और कई संसाधनों के साथ निवेश किया गया। अंततः वह ब्रेक थ्रू से हेवन रैंक तक पहुंचने में सक्षम हो गया। महारानी की ओर से खड़े मिनिस्टर ऑफ राइट्स ने झुककर सलाम किया। वास्तव में ऐसा ही एक नियम है। क्या मैं योर मैजेस्टी से पूछ सकता हूँ आपका इससे क्या मतलब है? क्या यह हो सकता है कि आप? महारानी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, कैलेंडर के अनुसार आज प्रिंसेस और क्राउन प्रिंस के लिए त्रिवार्षिक एप्टीट्यूड परीक्षण दिवस है। नोट, प्रिंसेस और क्राउन प्रिंस शाही संतानों के लिए विशिष्ट उपाधियां हैं और निर्देशानुसार इनका अनुवाद नहीं किया गया है। मैं लिंग एक एप्टीट्यूड परीक्षण से गुजरने की योजना बना रहा हूँ। यदि उसका एप्टीट्यूड हेवन रैंक तक पहुंच जाता है तो मुझे लगता है कि मेरे सभी प्रिय मंत्रियों को इस मामले में कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? ये सुनकर मंत्रियों ने उदासीनता से सिर हिलाया। शेंजू कॉन्टिनेंट में एप्टीट्यूड स्तरों को भी शक्ति की तरह वर्गीकृत किया गया है। पीला सबसे निचला है, स्वर्ग सबसे ऊंचा है और विभिन्न एप्टीट्यूड ताकत में वृद्धि की क्षमता के अनुरूप है। उदाहरण के लिए शैंगवानियान का एप्टीट्यूड अर्थ रैंक लेट स्टेज है, इसलिए किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों को छोड़कर इस जीवन में उसकी उपलब्धियां अर्थ रैंक लेट स्टेज तक सीमित है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वो ब्रेक थ्रू से हेवन रैंक तक पहुंच सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उसके पास बाद के चरणों में प्रमुख भाग्यशाली मुमकिन है या अपनी है। अर्थ रैंक पहले से ही एक असाधारण एप्टीट्यूड है, 10,000 में से एक, और हेवन रैंक एप्टीट्यूड हासिल करना कितना मुश्किल होगा, ये लगभग नामुमकिन है। हाल के दशकों में आई स्पिरिट एम्पायर ने केवल प्रिंस ऑफ सदर्न पैसिफिकेशन और एम्प्रेस का ही उत्पादन किया है। प्रिंस जेम्बे और उनके गुट के कई मंत्रियों ने अपने सिर हिलाकर उपहास प्रकट किया और महारानी के प्रति वफादार सभी पुराने मंत्री वहीं जाकर उन्हें सलाह देना चाहते थे। चूलिंग का शाही फैमिली में प्रवेश महारानी और प्रिंस जेम्बे के बीच एक खेल था। यदि चूलिंग का एप्टीट्यूड खराब था जिससे उसे शाही फैमिली में प्रवेश करने से रोका जा सके तो इससे निसंदेह महारानी की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। हालांकि महारानी बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। चूलिंग ने कहा था कि उनके पिता एक मजबूत अभ्यासी थे जिन्होंने वॉइड रेल्म को चकनाचूर कर दिया था, इसलिए उनकी बेटी क्या उसका एप्टीट्यूड गरीब होगा? चलो चलें, चूंकि सबको कोई आपत्ति नहीं है तो मेरे पीछे टेस्ट हॉल में चलो। महारानी उठी और सीधे काउंसिल हॉल से बाहर चली गई। नागरिक और सैन्य अधिकारी भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ मिनट बाद समूह टेस्ट हॉल में पहुंच गया। इस समय हॉल में 5 से 10 वर्ष की आयु के दर्जनों बच्चे एकत्रित थे। ये बच्चे बहुत शांत थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। हॉल के सामने एक सुंदर विद्वान बैठा था जो परीक्षा के नियमों को बुदबुदा रहा था। विद्वान के पीछे एक बड़ा गोलाकार बागुआ पत्थर फॉर्मेशन था और फॉर्मेशन के केंद्र में एक रोम्बॉइड क्रिस्टल था जिसका उपयोग एप्टीट्यूड का परीक्षण करने के लिए किया जाता था। महारानी और मंत्रियों को आते देख विद्वान और दर्जनों चीनी और चीनी सैनिक घुटनों के बल झुक गए और उन्हें सलामी दी। नमस्कार योर मैजेस्टी। उठो, मेरी बात पर ध्यान मत दो, बस चलते रहो। मैं यहाँ सिर्फ ये देखने आया हूँ कि क्या कोई प्रतिभा है। लिंगर, लाइन में लग जाओ, मैं यहीं से देखूंगा। महारानी ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, उनका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था। हर कोई पहले से ही महारानी के ठंडे व्यवहार का आदी था। आखिरकार महामहिमा किसी के लिए ऐसे ही थे। चूलिंगा मुस्कुराया, आज्ञाकारी ढंग से कतार के अंत में खड़ा हो गया और सब कुछ दिलचस्पी से देखा। पहाड़ों से आने के कारण उसे ये सब बातें बहुत रोचक लगी। सभी भाइयों और बहनों, जब ये बुरा अधिकारी तुम्हारा नाम पुकारेगा तो तुम ऊपर आओगे और इस फॉर्मेशन में खून की एक बूंद डालोगे और फॉर्मेशन तुम्हारा एप्टीट्यूड परीक्षण करेगा। एप्टीट्यूड आपकी भविष्य की उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। कृपया इसे खेल न समझें। क्रिस्टल येलो रैंक से नीचे रंगीन है, येलो रैंक के लिए नीला, प्रोफाउंड रैंक के लिए बैंगनी, अर्थ रैंक के लिए सुनहरा और हेवन रैंक के लिए लाल। परिचय के बाद विद्वान ने बिना किसी जल्दबाजी के फॉर्मेशन के आधार पर स्पिरिचुअल से भरे कई क्रिस्टल रख दिए। क्रिस्टलों के जड़े जाने के साथ ही फॉर्मेशन तुरंत सक्रिय हो गया तथा बड़ी बागुआ फॉर्मेशन पत्थर की मेज भी स्वचालित रूप से घूमने लगी। इस दृश्य को देखकर दर्जनों चीनी और चीनी सैनिक अपनी गर्दनें ऊपर उठाकर देखने लगे कि क्या हो रहा है। यहाँ तक कि चूलिंगा ने एक छोटा स्टूल हिलाया, पंजों के बल खड़ा हुआ और उत्सुकता से देखा। फॉर्मेशन सक्रिय होने पर विद्वान ने अपने वस्त्र हिलाए और जोर से चिल्लाया, एक एक करके पंक्ति में खड़े हो जाओ। उनके आदेश पर बच्चों ने व्यवस्थित ढंग से परीक्षा शुरू कर दी। महारानी और अनेक मंत्रियों के दबाव में सबसे शरारती बच्चे भी अच्छे आचरण वाले हो गए। लिंगन मार्क्विस का क्राउन प्रिंस नीला, येलो रैंक एप्टीट्यूड अगला। नॉर्थ वेस्ट मार्क्विस का प्रिंसेस बैंगनी, प्रोफाउंड रैंक एप्टीट्यूड अगला। जैसे ही प्रत्येक बच्चे का परीक्षण किया गया, अच्छे एप्टीट्यूड वाले कुछ बच्चे बहुत खुश थे जबकि खराब एप्टीट्यूड वाले बच्चे बेहद निराश थे। एक दिन के लिए शाही राजधानी में रहने के बाद शैंगवानियान ने चूलिंगा को कई शाही शहर के नियमों से परिचित कराया। चूलिंगा स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यह त्रिवार्षिक परीक्षण समारोह क्या दर्शाता है। फैमिली के भीतर किसी की पिछली स्थिति चाहे जो भी हो, जब तक कि समारोह में उसका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो उसका भविष्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। फैमिली के संसाधन भी उनके पक्ष में झुके होंगे और यदि किसी का परीक्षण बहुत खराब आया तो संभवतः वो फैमिली द्वारा तिरस्कृत व्यक्ति बन जाएगा। कुल 50 से अधिक लोगों में से आधे से अधिक का परीक्षण सिर्फ 1 घंटे में किया गया था, लेकिन कोई भी अर्थ रैंक एप्टीट्यूड तक नहीं पहुंचा था। ये सब देखकर चूलिंगा घबराई हुई और उत्साहित दोनों महसूस कर रही थी। उसके छोटे हाथ कसकर जकड़े हुए थे। इस समय महारानी के ठंडे हाथ ने धीरे से चूलिंगा के सिर को सहलाया और एक नरम सांत्वना देने वाली आवाज आई, डरो मत, मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। तुम्हें उन बुओं को निःशब्द कर देना चाहिए। छोटे लिंग, ड्रैगन नीची नजर से देखने की हिम्मत है तो उन्हें जोर से थप्पड़ मारो। चूलिंगा ने गंभीरता से सिर हिलाया, ठीक है पिताजी बहुत अद्भुत है। लिंग, ड्रेस स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं होगा। इस बार मैं निश्चित रूप से हेवन रैंक एप्टीट्यूड के लिए परीक्षण करूंगा, इसलिए मैं बहन को निराश नहीं करूंगा। उनकी बातचीत सुनकर राजा और उनके साथ बैठे मंत्रियों के समूह ने तिरस्कार प्रकट किया। एक जंगली मुर्गी अभी भी एक शाखा पर उड़ना और फीनिक्स बनना चाहती है। हेवन रैंक एप्टीट्यूड का परीक्षण करना इतना आसान कैसे हो सकता है? उस समय जब आपकी छोटी लड़की एप्टीट्यूड का परीक्षण करेगी तो ये राजकुमार यू किंग्सू के चेहरे पर थप्पड़ मारने के अवसर का उपयोग कर सकता है। ये कैसा स्वर्ग प्रदत्त अवसर है। ये राजकुमार निश्चित रूप से आपको महिला आज अपना सारा चेहरा खो देगा। डॉट डॉट डॉट। इस बीच चूंगो को जब पता चला कि चूलिंगा सुरक्षित है तो वह भी पूरे दिन चैन की नींद सोता रहा। जागने के बाद उसने अपने बिस्तर के नीचे से एक पीला पड़ा हुआ सीक्रेट मैनुअल निकाला और बहुत गंभीरता से उसकी जांच करने लगा। वह अपने हाथों से लगातार कुछ महत्वपूर्ण काम भी कर रहा था। बिस्तर के पास बैठकर चूंगो ने धार्मिकतापूर्वक उसके गुर्दे को छुआ। सेंट मोड सक्रिय करने के बाद मैं बहुत ऊर्जावान महसूस करता हूँ। हाँ, चूंकि वह 8 वर्षों से विद्युत के रूप में रह रहे थे इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी साधना पद्धति थी। वह एक युवा व्यक्ति था इसलिए यह बात समझ में आती थी। चूंगो ने उबाऊ सेन की किताब पर नजर डाली और ध्यान से उसे दूर रख दिया। सिस्टम मेजबान के इस तरह के व्यवहार के प्रति तिरस्कार व्यक्त करता है। सिस्टम भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वह उसको ब्लॉक न कर पाता तो वह चूंगो को जरूर ब्लॉक कर देता। उसे देखने मात्र से ऐसा महसूस हुआ जैसे सर्किट बोर्ड प्रदूषित हो गया हो। अपने दादाजी का तिरस्कार करो। मैं लॉटरी में अपनी किस्मत बदलने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। मुझे याद है जब मैंने कल तुम्हें हासिल किया था तो मुझे लॉटरी का मौका मिला था, है ना? मैं वास्तव में क्या निकाल सकता हूँ? चूंगो हाथ धोकर मन ही मन पूछा। बहुत सी चीजें, पेंगू के खून के अलावा बाकी सब कुछ निकाला जा सकता है।
आप जानते हैं सभी सिस्टम अब पंदू का खून निकालते हैं, लेकिन पंदू केवल एक ही है, तो सिस्टम के लिए ये सारा खून कहाँ से आता है? इसके साथ ही चूमो के मन में एक बड़ा सुनहरा चक्र प्रकट हुआ जो अनगिनत खजानों से ढका हुआ था। सनफ्लावर मैनुअल, 6 मेरिडियन दिव्य तलवार, 1000 साल की जिनसिंग, रक्तरंजित तलवार, महान कायाकल्प गोली इत्यादि जैसी चीजें। यहाँ तक कि डिवाइन बीस्ट घोड़े, इमॉर्टल बीस्ट पालतू जानवर और इमॉर्टल नौकरानियां भी उपलब्ध थी। ये कहा जा सकता है कि वहाँ हर संभव कल्पना की जा सकती थी। हालांकि पाईचार्ट में इमॉर्टल नौकरानियों जैसी चीजों द्वारा घिरा गया क्षेत्र पूरी तरह से नगण्य था। हे भगवान, इतने सारे खजाने क्या वे केवल लॉटरी के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं? चूमो चकाचौंध महसूस कर रहा था, वह उनमें से हर एक को चाहता था। जरूरी नहीं, साइनन पुरस्कारों का दावा यहाँ भी बेतरतीब ढंग से किया जाता है, लेकिन लॉटरी के माध्यम से दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त करने की संभावना साइनन के माध्यम से प्राप्त करने की तुलना में अधिक है। मेजबान ने अभी कुछ भाग्य जारी किया है, इसलिए आपका भाग्य अच्छा होना चाहिए। क्या आप ड्रॉ करना चाहेंगे? बकवास, बेशक मुझे चित्र बनाना ही होगा। चूमो ने अपनी आंखें घुमाई। उसके आदेश पर उसके मन का सूचक स्वर्ण चक्र पर तेजी से घूमने लगा। इमॉर्टल नौकरानी, डिवाइन बीस्ट व्हाइट टाइगर, लानत है, अब बस करो, मेरा पहली बार है, मुझे कचरा मत दो। चूमो उसके दिल में उन्नतता से दहाड़ा, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। सूचक धीमा हो गया और धीरे धीरे 4 बड़े अक्षरों पर रुक गया, भाग लेने के लिए धन्यवाद। ये देखकर चूमो का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह जोर से गाली देने से खुद को नहीं रोक सका। हे भगवान, कूड़ा भी नहीं, क्या तुम्हें इतना निर्दय होना है? इससे पहले कि वह गाली देना समाप्त कर पाता, अचानक उसके दिमाग में सिस्टम का संकेत गूंज उठा। डेंग, चूलिंगर का सामना फिजिक अवेकनिंग से होने वाला है। कृपया मेजबान अपनी बेटी को तेजी से, बेहतर और अधिक स्थिरता से विकसित करने में मदद करने के लिए एक विशेष फिजिक प्रदान करें। ये सुनकर चूमो की गालियां अचानक बंद हो गई। फिजिक को सक्रिय कर रही हो? मेरी बेटी दुनिया में कहां पहुंच गई? वह कैसे अधिक से अधिक एडवांस होती जा रही है? चूमो की नजर चूलिंगर की विशेषता पैनल पर स्थानांतरित होने से नहीं बच सकी। इस समय चूलिंगर के लिए फिजिक कॉलम वास्तव में औसत दर्जे का पा गया है। चूमो आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। हम वाकई साधारण पिता और बेटी हैं। स्वाभाविक रूप से वो शानदार फिजिक्स न होना एक बात है, लेकिन अब मुझे लॉटरी में भी एक नहीं मिला। अफसोस। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं क्या दूं? जैसे ही उसकी आवाज गिरी, सूचक जो रुक गया था, ऐसा लगा जैसे किसी बाहरी बल द्वारा धकेला गया हो। ये वास्तव में बाल के बराबर आगे बढ़ गया। डेंग, बधाई हो होस्ट अपने पहले ड्रॉ पर दिव्य फिजिक ब्लड फीन बॉडी प्राप्त करने के लिए। क्या आप इसे चूलिंगर पर प्रदान करना चाहते हैं? क्या हो रहा है? क्या ये पहले ही नहीं रुक गया था? यह अचानक क्यों हिल गया? ब्लड फीन बॉडी, दिव्य फिजिक। चूमो हैरान दिखे। जब उसने अंततः लंबा विवरण देखा तो वह आश्चर्य से दंग रह गया। हिस, ये बहुत अद्भुत है, सचमुच दिव्य फिजिक होने के योग्य है। अगर मेरी बेटी के पास यह है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पास भी है। मैं ऐसे दिव्य फिजिक का उपयोग क्यों न करूं और इसे धूल में क्यों न पड़ा रहने दूं? इसके अलावा आज ही साइन इन करें और इनाम भी भेजें। डेंग, साइन इन सफल, एक भुना हुआ चिकन प्राप्त हुआ। आइटम सफलतापूर्वक जारी कर दिया गया है। डॉट डॉट डॉट। अंतिम परीक्षक लिंक पर। परीक्षण कक्ष में मास्टर ने पेशेवर ढंग से पुकारा। उनकी शांत अभिव्यक्ति से पता चला कि इस बैच की युवा पीढ़ी में किसी में भी कोई प्रतिभा नहीं थी। उन्हें पढ़ाना कठिन था। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराहट दिखाया और गुरु के पास चली गई। नमस्ते दादाजी, आखिरकार मेरी बारी आ गई। मोटे कपड़े पहने, कंधे पर बड़े बैग लेता है, चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह उस नाजुक छोटी लड़की को देख रहा था। मास्टर का मूड खुश हो गया, मानो उसकी मुस्कुराहट से प्रभावित हो गए हो, और उन्होंने भी सिर हिलाया और मुस्कुराए। अच्छा, हालांकि उसने खराब कपड़े पहने हैं, फिर भी वह बहुत विनम्र है। आओ, खून की एक बूंद लो और उसे फॉर्मेशन प्लेट के बीच में टपका दो। चूलिंगर ने अपना सिर नीचे किया, अपने कपड़े के थैले से एक छोटा चाकू निकाला और चाकू की नोक से अपनी उंगली में चुभा। उसकी उंगली के सिरे पर लाल रंग की एक छोटी सी बूंद प्रकट हुई। ये दृश्य देखकर महारानी शांगवान्यान और ली चेंगफेंग जो कोने से चिपकर देख रहे थे, सभी ने चूलिंगर की ओर उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञ की बेटी का जन्म एप्टीट्यूड होना कितना आश्चर्यजनक होगा जो वो इब्राहिम को चकनाचूर कर सकता है। चूलिंगर ने स्वामी के निर्देशों का पालन किया और खून टपकाया। हालांकि अप्रत्याशित रूप से फॉर्मेशन के केंद्र में स्थित समचतुर्भुज क्रिस्टल स्थिर होने से पहले केवल थोड़ा सा टिमटिमाया। दादाजी, मेरे रंग एप्टीट्यूड क्या है? चूलिंगर ने उम्मीद से पूछा। मास्टर ने असमंजस में पलकें झपकाई। ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें कोई एप्टीट्यूड नहीं होना चाहिए। ये सुनकर चूलिंगर बहुत निराश हुआ। ये कैसे हो सकता है? लिंकरा के पास एप्टीट्यूड क्यों नहीं होगा? इस अचानक परिवर्तन ने भी सभी को चौंका दिया। महारानी और अन्य लोगों के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। एक विशेषज्ञ की बेटी जो केवल एक मेडिसिनल पिल से किंग यमजीव का हल निकाल सकती है, उसके पास एप्टीट्यूड कैसे नहीं हो सकता? ये कैसे संभव था? कोई आश्चर्य नहीं कि लिंक एर को कोई मार्शल आर्ट नहीं आती थी। तो क्या इसकी वजह ये थी कि उसके पास एप्टीट्यूड नहीं था? ये देखकर कि चूलिंगर में एप्टीट्यूड नहीं था, प्रिंस जेम्बे और पुराने मंत्रियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जोर से हंसना शुरू कर दिया। ऐसा औसत दर्जे का व्यक्ति, ऐसा लगता है कि वह शाही फैमिली में प्रवेश नहीं कर सकता। ये सही है, इन राजकुमारों और राजकुमारियों की तुलना में वह बहुत पीछे है। येलो रैंक एप्टीट्यूड के बिना भी वह अधिकतम कल्टिवेट से तीसरी कक्षा मार्शल आर्टिस्ट तक ही पहुंच सकती है ना? वास्तव में यदि आप किसी महान फैमिली से नहीं है तो एप्टीट्यूड प्राप्त करना कठिन है। मुझे आश्चर्य है कि योर मैजेस्टी इस लड़की में क्या देखता है? ऐसा नहीं है कि हम पुराने मंत्री शाही फैमिली में उसकी राजकुमारी बनने से असहमत हैं, बल्कि यह है कि वो स्वयं उस तरह की नहीं है। उनका उपहास सुनकर महारानी प्रसन्न हो गई और उनकी आंखों में हत्या की तीव्र इच्छा चमक उठी। हालांकि दरबार के पुराने मंत्री होने के नाते वे अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने में बहुत कुशल थे और कानून नहीं तोड़ते थे। महारानी को भी सभी अधिकारियों के सामने उन्हें मानना सुविधाजनक लगा। आखिरकार दरबार एक व्यक्ति का शो नहीं था और सब कुछ अकेले सम्राट द्वारा तय नहीं किया जाता था, अधिकारियों की भावनाओं पर भी विचार करना पड़ता था। क्या आप मुझे काम करना सिखा रहे हैं? हम हिम्मत नहीं करेंगे, हम हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि हमें अभी भी दृढ़ता से सलाह देनी चाहिए कि इस लड़की की कोई एप्टीट्यूड नहीं है और इसे योर मैजेस्टी की दत्तक पुत्री नहीं बनना चाहिए, नहीं शाही फैमिली में प्रवेश करना चाहिए। प्रिंस जेम्बे के संकेत पर पुराने मंत्रियों ने फिर से बात की। प्रिंस जेम्बे के समर्थन से तथा आज महारानी की खुलेआम अवज्ञा करने के बाद उन्हें लगा कि यह महारानी शायद इतनी अछूत नहीं थी। उन्हें इस तरह चूलिंगर का मजाक उड़ाते देख महारानी को क्रोध की एक अनियंत्रित लहर महसूस हुई, जिससे वो लगभग अपने इंटरनल एनर्जी पर नियंत्रण खो बैठी। ऐसा लग रहा था मानो उसके प्रिय खजाने को रौंद दिया गया हो और उसे मारने की भी इच्छा हो रही थी। उसका उससे कोई खून का रिश्ता नहीं था, तो फिर वह इस लड़की के बारे में इतनी चिंतित क्यों थी? लियू किंगसू इसे समझ नहीं पा रही थी और वह कोशिश करने में भी बहुत आसी थी। अपने दिल की सुनना ही काफी था। जैसे ही वो सब कुछ अनदेखा करके उन्हें हथेली से मारने वाली थी, चूलिंगर जल्दी आंखों से बोला, असंभव, मेरे पिता ने कहा था कि मैं एक सदी में एक बार होने वाली साधना प्रतिभा हूं, मेरे पास एप्टीट्यूड कैसे नहीं हो सकता? शायद मेरे शरीर से पर्याप्त खून नहीं निकला, मैं फिर कोशिश करूंगा। इसके साथ ही चूलिंगर ने चाकू उठाया और फिर से थोड़ा गहरा काटने के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक उसके शरीर में एक गर्म ऊर्जा उमड़ पड़ी जो लगातार उसकी सभी रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का मूल रक्त समाप्त हो गया हो और उसकी जगह ऊर्जा आ गई हो। जैसे जैसे ऊर्जा प्रसारित होती गई, उसके पूरे शरीर को लगातार पोषण मिलता गया। चूलिंगर ने खुद को शक्ति से भरा हुआ महसूस किया और अपने हाथ पर लगे खून को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी लालसा और बेचैनी महसूस हुई। सहज ही उसे लगा कि खून उसके लिए बहुत उपयोगी है।
उसने अपना सिर हिलाया, इस अजीब विचार को एक तरफ फेंक दिया और विद्रोही चूलिंग ने एक बार फिर अपना खून परीक्षण फॉर्मेशन पर टपका दिया। एक क्षण में क्रिस्टल चमक उठा। इस बार प्रकाश क्षणभंगुर नहीं था, बल्कि यह अविश्वसनीय रूप से स्थायी था और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रकाश न तो नीला था, नहीं सुनहरा, नहीं लाल, बल्कि बहुरंगी था। पूरा परीक्षा और रंग बिरंगी चमक की परत में लिपटा हुआ प्रतीत हो रहा था, जिसकी रोशनी हर किसी पर पड़ रही थी। ये दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यह क्या हो रहा है? अभी तक क्रिस्टल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, लेकिन अभी बहुरंगी क्यों है? क्या यह हो सकता है कि फॉर्मेशन टूट गया है, या क्या इस लड़की का नंबर एप्टीट्यूड है? ये समझ पाने में असमर्थ कि क्या हो रहा है। हर कोई केवल परीक्षण के लिए जिम्मेदार मास्टर की ओर देख सकता था। मास्टर ने भी अपनी आंखें बड़ी कर ली, उनका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। टूट गया? नामुमकिन। अगर तुम सब मर भी जाओ तो भी यह चीज नहीं टूटेगी। इस लड़की ने जरूर कोई अविश्वसनीय एप्टीट्यूड जगह दिया होगा। मैं सैकड़ों वर्षों से एप्टीट्यूड का परीक्षण कर रहा हूँ और मैंने ऐसा प्रकाश कभी नहीं देखा। ये वास्तव में किस तरह का है? सभी लोग रुके, मुझे प्राचीन ग्रंथों से परामर्श करने की अनुमति दे। हैरान मास्टर ने अपनी नोटबुक से एक प्राचीन पाठ निकाला और सबके सामने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो चूलिंग द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के अनुरूप रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सभी लोग अपनी सांस रोककर मास्टर के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ तक कि महारानी ली चनफेंग और अन्य लोगों ने भी एक सांस लेने की हिम्मत नहीं की। ली चनफेंग ने चूलिंग के ऊपर से उड़ान भरने और उसकी रक्षा करने के लिए अपने हल्केपन की कौशल का भी प्रयोग किया। कुछ मिनट बाद मास्टर को रिकॉर्ड मिल गया और वह अचानक चीख पड़ा। उसका चेहरा सदमे से भर गया और वह बेकाबू होकर चिल्ला उठा। यह पाया, हे भगवान, ये छोटी लड़की वास्तव में ऐसे एप्टीट्यूड की मालिक है। हिस कन्फ्यूशियस के वृद्ध गुरु, जो धार्मिकता से परिपूर्ण थे, इतने सदमे में आ गए कि उनके चेहरे पर विकृति आ गई। सभी लोग एक दूसरे की ओर गर्दनें उठाकर देखने लगे। छोटे लिंक का एप्टीट्यूड कैसा है? क्या यह अर्थ रैंक स्टेज हो सकता है? यहाँ तक कि ली चनफेंग की भी भूख बढ़ गई थी और वो पूछे बिना नहीं रह सका। मास्टर को ली चनफेंग द्वारा छोटा कहे जाने पर गुस्सा नहीं आया। दूसरे पक्ष की अमर आयु की तुलना में वह, जो 100 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति था, वास्तव में छोटा था। नमस्कार शाही सलाहकार, अर्थ रैंक नहीं। क्या यह हो सकता है कि लिंक ए के पास हेवन रैंक एप्टीट्यूड है? हिस मेरे स्पिरिट किंगडम ने एक और जीनियस पैदा किया है। जब मैजेस्टी ने बिंको बॉडी को जगाया तो उसका एप्टीट्यूड हेवन रैंक स्टेज तक पहुंच गया, जिससे दरबार और लोगों में बहुत उत्साह भर गया। अब जब छोटी लड़की के पास भी ऐसा फिजिक है तो ये बुरा आदमी देखना चाहता है कि कौन उसे शाही राजकुमारी बनने से रोकने की हिम्मत करता है। ली चनफेंग आश्चर्यचकित हुआ और खुशी से चूलिंग का सिर सहलाया। प्रतिभा के प्रति उनका प्रेम एक बार फिर जाग उठा। हालांकि अप्रत्याशित रूप से मास्टर ने फिर भी अपना सिर हिलाया। उनकी आंखें धीरे धीरे सदमे से गंभीरता में बदल गई। नहीं, हेवन रैंक भी नहीं। क्या शाही सलाहकार ने कभी एप्टीट्यूड के बारे में सुना है जो हेवन रैंक से भी अधिक गुजरिया है? ये सुनकर ली चनफेंग ने भौहें चढ़ाई और फिर जैसे कुछ सोच रहा हो, उसकी पुतलियां अचानक फैल गई। क्या आप कह रहे हैं? एक एप्टीट्यूड जो हेवन रैंक से बेहतर है, जो केवल किंवदंतियों में मौजूद है? गुरु ने सिर हिलाया और प्राचीन पुस्तक खोल दी। बिल्कुल शाही सलाहकार, देखिए रिकॉर्ड के अनुसार इस छोटी लड़की का एप्टीट्यूड हेवन रैंक से कहीं अधिक है, क्योंकि उसने एक विशेष फिजिक को जगाया है, एक फिजिक जो इतिहास में केवल एक बार दिखाई दिया है, ब्लडफीन बॉडी। ये सुनकर हॉल में उपस्थित नागरिक और सैन्य अधिकारी शांत नहीं रह सके और सभी डर के मारे चिल्ला उठे। क्या ब्लडफीन बॉडी? क्या ये वो फिजिक है जो किसी को मृतक के इंटरनल एनर्जी के एक हिस्से को अवशोषित करने की अनुमति देता है जब तक कि वे हत्या करते हैं? इसके अलावा लड़ाई के दौरान रक्त राक्षस की दुश्मन की सुरक्षा को नजरअंदाज कर सकता है और अपने स्वयं के इंटरनल एनर्जी को बहाल करने के लिए रक्त की का उपयोग कर सकता है। ये बस वध का जंजाल देवता है। क्या ये फिजिक नहीं है जो शूरकिंग के पास 10,000 साल पहले था? ब्लडफीन बॉडी एक फिजिक जो केवल किंवदंतियों में ही मौजूद है। ऐसा कुछ था जिसके बारे में हर उस व्यक्ति ने सुना था जैसे खेती की थी। ये विश्व की सबसे शक्तिशाली फिजिक्स में से एक था। अन्य साधकों की तुलना में जो हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअलिटी को अवशोषित करके और इंप्योरिटीज को स्वयं छानकर केवल क्रिएटिविटी प्राप्त कर सकते थे। ब्लडफीन बॉडी के स्वामी बिल्कुल अलग थे। अपनी साधना में उन्हें किसी बॉटलनेक का सामना नहीं करना पड़ता था। उन्हें बस लोगों को मारना होता था और लगातार दूसरों की साधना का फल भोगना होता था। ये फिजिक कत्लेआम के लिए पैदा हुए थे। जब तक कत्लेआम होता रहेगा, इनकी ताकत कभी कम नहीं होगी। गुरु ने स्तब्ध होकर सिर हिलाया, प्राचीन पुस्तक उठाया और उसे शब्दशः पढ़ा। रिकॉर्ड के अनुसार ये फिजिक आखिरी बार 10,000 साल पहले शूरकिंग पर दिखाई दिया था। शूरकिंग धर्मी और दुष्ट दोनों था। इस दिव्य फिजिक के साथ वह एक दशक से भी कम समय में एक अद्वितीय ऊंचाई पर पहुंच गया, एक ऐसी ऊंचाई जिसे हेवन रैंक विशेषज्ञ भी देख सकते थे। यहाँ तक कि 6 प्राचीन राज्यों ने, जिनका मार्शल उस समय अत्यंत समृद्ध था, अपने सभी हेवन रैंक और अर्थ रैंक विशेषज्ञों को उसे घेरने और नष्ट करने के लिए इकट्ठा किया, लेकिन वे सभी शूरकिंग द्वारा जबरदस्त बल के साथ बहा दिए गए, जब तक कि सभी विशेषज्ञ नष्ट नहीं हो गए। 6 राज्यों को नष्ट करने के बाद उन्होंने कई दशकों तक सम्राट के रूप में शासन किया। फिर वो महसूस करते हुए उन्होंने वो इंद्रन को तोड़ दिया और गायब हो गए। पीछे केवल एक गड़बड़ छोड़ गए। अप्रत्याशित रूप से 10,000 साल बाद आज हम इसे दिव्य फिजिक को फिर से देख पा रहे हैं। अगर मैं अभी मर भी जाऊं तो कोई अफसोस नहीं है। गुरु भावुक हो गए। सुनकर सभी लोग भी लालसा से भर गए और चूलिंग को गौर से देखने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों के सामने एक नया चमकता सितारा उभर रहा हो। चूलिंग उसने अपने हाथ कमर पर रखे और गर्व से अपना सिर ऊपर उठाया। उसने प्रिंस चेम्बे और उन कई मंत्रियों पर अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ी, जिन्होंने उसे हर तरह से बाधित करने की कोशिश की थी। तुमने कहा था कि मेरे पास कोई एप्टीट्यूड नहीं है। तुमने मुझे नीची नजर से देखा। अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना? मेरे पिता इतने शक्तिशाली हैं, मेरे पास एप्टीट्यूड कैसे नहीं हो सकता? ये सुनकर प्रिंस चेम्बे का चेहरा पीला पड़ गया और वह चूलिंग को गौर से देखने लगा। इस छोटी सी बच्ची में इतनी अद्भुत प्रतिभा का होना उसके लिए अच्छी खबर नहीं थी। यदि इस जीनियस का उपयोग उनके द्वारा नहीं किया गया तो कई वर्षों बाद वह निश्चित रूप से उनके लिए एक बाधा बन जाएगी। उसे अवश्य ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हे योर मैजेस्टी को जीनियस प्राप्त करने पर बधाई। हालांकि मुझे उम्मीद है कि योर मैजेस्टी उसकी अच्छी तरह से रक्षा करेगा। केवल वही जो जीवित रहते हैं और साधना में सफल होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली कहा जाता है। जो समय से पहले मर जाते हैं वे कुछ भी नहीं है। प्रिंस चेम्बे ने अपने हाथों को कप के आकार में बनाकर एक बनावटी मुस्कान दी, जिससे चूलिंग को बहुत ही धमकी भरी नजर से देखा गया। लियू किंगजू ने उसे एक हल्की सी नजर से देखा। ये प्रिंस चेम्बे के लिए चिंता की बात नहीं है। उत्तरी सीमा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। हम प्रिंस चेम्बे ल्यूशी गुस्से से सूंघा और जाने के लिए मुड़ा। राजा और महारानी को आपस में झगड़ते देख नागरिक और सैन्य अधिकारी चुप रहे। प्रत्येक अपनी नाक फिर अपने दिल की ओर देख रहा था और सिर झुकाकर अपने नाखूनों को कुरेद रहा था। प्रिंस चेम्बे को गुस्से में जाते देख लियू किंगजू की होंठ को छूकर की ओर मुड़ गए। चूलिंग ने कुछ हासिल किया था और वह किसी और की तुलना में अधिक खुश महसूस कर रही थी। जहां तक प्रिंस चेम्बे की खतरे की बात है, एक सर्वोच्च विशेषज्ञ की बेटी होने के नाते चूलिंग के पास अपने पिता द्वारा छोड़ी गई जीवन रक्षक विधियां कैसे नहीं हो सकती? इसके अलावा वह अपनी आंखों से दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाते हुए कैसे देख सकती थी? चूलिंग के पास ऐसी एप्टीट्यूड है। मुझे लगता है कि आप में से कोई भी प्रिय मंत्री मुझे उसे अपनी दत्तक पुत्री के रूप में लेने और उसे राजकुमारी की उपाधि देने पर आपत्ति नहीं करेगा, है ना? लियू किंगजू ने ठंडे स्वर में कहा। अधिकारियों ने न तो ऊपर देखने की हिम्मत की और न ही दोबारा परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की। बधाई हो योर मैजेस्टी, बधाई हो छोटी राजकुमारी।
अच्छा, सभी अधिकारीगण मेरी आज्ञा सुनो। दुनिया को ये घोषणा करो कि आज से मैं लिंक एक को राजकुमारी योंगले की उपाधि प्रदान करती हूँ। इसके अलावा लिंक प्र के एप्टीट्यूड की खबर के संबंध में अगर किसी ने भी इसके बारे में थोड़ा भी लीक करने की हिम्मत की तो मुझे निर्दय होने के लिए दोष न दे। लिu किंगजू ने अपना ड्रैगन रोब हिलाया और हॉल में सभी को अपार महिमा के साथ देखा। उस बर्फीले किलिंग इंटेंट ने अधिकारियों को कांपने पर मजबूर कर दिया। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि उनमें से किसी ने भी शत्रु राष्ट्रों को ये खबर लीक कर दी तो संभवतः उन्हें तुरंत ही नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसा कहकर लिu किंगजू ने चूलिंगर का हाथ पकड़ लिया और अधिकारियों की निगाहों के सामने परीक्षण हॉल से बाहर चला गया। डॉट 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 शाही राजधानी स्वॉर्ड पवेलियन। शाही सलाहकार ली चनफेंग के निवास के रूप में स्वॉर्ड पवेलियन में अनगिनत फॉर्मेशन और वफादार विशेषज्ञ रहते थे। इस समय महारानी ली चनफेंग, शैंगवान और शाही परिवार से संबंधित कई रैंक विशेषज्ञ यहाँ एकत्र हुए थे। जहां तक चूलिंगर की बात है, उसका व्यक्तित्व बहुत ही जंगली था और वह बहुत पहले ही स्वॉर्ड पवेलियन के किसी कोने में भटकने के लिए भाग गई थी। स्वॉर्ड पवेलियन के भीतर लिu किंगजू छोटी लड़की की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं था। सभी लोग, आप लोग लिंक एक की प्रतिभा के बारे में क्या सोचते हैं? लिu किंगजू मेज के सिरहाने बैठा गंभीर भाव से सबकी ओर देख रहा था। साइवाटो ने अपने हाथों को थोड़ा सा ऊपर उठाया। ऐसी अद्वितीय प्रतिभा उत्तम बच्चे के टुकड़े की तरह है, बेशक इसे सावधानीपूर्वक पोषित और तराशा जाना चाहिए। हालांकि ब्लडफीन बॉडी कल्टिवेट आम लोगों से अलग है। ध्यान में बैठना और इंटरनल स्किल का अभ्यास करना बेकार है। आगे बढ़ने के लिए हत्या के बाद रक्त के सार को अवशोषित करना आवश्यक है। चूंकि छोटी लड़की के पास वर्तमान में कोई साधन नहीं है, मुझे लगता है कि हमें पहले एक शिकारगाह बनाना चाहिए। शिकार के मैदान में हम किसी प्रशिक्षित पशुओं का एक समूह पाल सकते हैं और ली द्वारा उसे तलवार चलाने की कुछ बुनियादी तकनीकें सिखाने के बाद हम छोटी लिंक एक को भेड़ और हिरणों को मारने के लिए भेज सकते हैं। इस तरह कोई खतरा नहीं होगा और वह बुनियादी साधना भी प्राप्त कर सकेगी। जैसे ही आ गया, सभी ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर सहमति में सिर हिलाया। सीनियर साइज सही है, यद्यपि ब्लडफीन बॉडी वर्ग के लिए पैदा हुआ है, लेकिन उतने से पहले ये बहुत नाजुक है। लिंक प्र को बाहर जाकर लोगों को मारने देना निश्चित रूप से असंभव है, इसलिए कुछ मवेशियों को मारने से न केवल उसे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, बल्कि उसका साहस भी बढ़ेगा ताकि भविष्य में दुश्मनों का सामना करते समय वह नंदिल न हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सुरक्षित है। सबकी बातें सुनकर महारानी की नजर उनके अधीन हिजड़े की पोशाक पहने एक वृद्ध मंत्री पर पड़ी। वे जॉक्शीन शिकारगाह का मामला आपके पश्चिमी डिपो द्वारा संभाला जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप इसे संभाल सकते हैं। हाँ, योर मैजेस्टी निश्चिंत रह सकते हैं। चूंकि ये छोटी राजकुमारी की साधना से संबंधित है, इसलिए आपका अधीनस्थ लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं करेगा। हिजड़े ने ऊंची आवाज में उत्तर दिया। महारानी के दाहिने हाथ के रूप में वे जॉक्शीन की निष्ठा और कार्यक्षमता दोनों ही अत्यंत मजबूत थी। स्वाभाविक रूप से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। योर मैजेस्टी, साधना का मामला शुरू में हल हो गया है, लेकिन साधना की तुलना में इस बूढ़े मंत्री का मानना है कि चरित्र और व्यक्तित्व को आकार देना शायद अधिक महत्वपूर्ण है। लिंक प्र अभी 8 साल की है और उसका व्यक्तित्व अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। इस मंत्री का मानना है कि इंपीरियल अकादमी के शिक्षकों को उसके नैतिक चरित्र के विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त फॉर्मेशन, मेडिकल दाव, सैन्य दाव और अन्य सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि उनमें महारत हासिल की जाए, लेकिन कम से कम उनसे परिचित होना चाहिए। इस तरह चाहे वो जेल में कदम रखे या शाही दरबार में प्रवेश करे, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ली चनफेंग ने धीरे से कहा, गहरी सोच में डूबा हुआ। अपने शिष्य के विश्वासघात का अनुभव करने के बाद ली चनफेंग ने अब चरित्र को अत्यधिक महत्व दिया। महारानी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए सिर हिलाया। बेशक वही भी नहीं चाहती थी कि चूलिंगर सिर्फ एक कसाई बनकर रह जाए जो सिर्फ मारना जानता हो। विकास करने के लिए व्यापक रूप से विकास करना आवश्यक है। जबकि हर कोई विचार मंथन कर रहा था और चर्चा कर रहा था कि कल्टिवेट चूलिंगर कैसे किया जाए, महारानी ने देखा कि उनके पीछे खड़ा व्यक्ति बोलने में हिचकिचा रहा है, इसलिए उन्होंने धीरे से पूछा, जियो यान, क्या कुछ गड़बड़ है? महारानी के पूछने पर शैंगवान यान ने कुछ भी नहीं छिपाया और आदरपूर्वक झुक गए। योर मैजेस्टी को रिपोर्ट करते हुए मैं लंबे समय से सोच रहा था और मैंने शायद अनुमान लगा लिया है कि लिंक एक के पिता कौन है। सभी के चेहरे पर गंभीरता छा गई और वे सीधे बैठ गए। कौन है, हमें बताओ। योर मैजेस्टी और मास्टर, क्या आपको अभी भी याद है कि लिंक ए ने कल क्या कहा था? उसने कहा था कि उसके पिता अजय थे, कि उन्होंने एक ही तलवार से यान, झाओ और चू जैसे 6 राष्ट्रों को ध्वस्त कर दिया, दशकों तक सम्राट के रूप में शासन किया और अंततः वो रंग को तोड़कर चले गए। ये सुनकर महारानी, साइवाटो और ली चनफेंग ने एक दूसरे को देखा और धीरे से सिर हिलाया। लिंगर ने ऐसा ही कहा था। क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? शैंगवान यान की आंखें गंभीर थी और वो सोच में पड़ गई। योर मैजेस्टी, जब हमने आज एप्टीट्यूड का परीक्षण किया तो प्राचीन पाठ में यह भी दर्ज है कि 10,000 साल पहले शुरुकिंग ने 6 महान प्राचीन राष्ट्रों को पार किया, लंबे समय तक सम्राट के रूप में शासन नहीं किया और अंततः वो रंग को तोड़कर इस दुनिया को छोड़ दिया। क्या ये दृश्य लिंक एक के पिता के अनुभव से बहुत मिलता जुलता नहीं है? इसके अलावा शुरुकिंग के पास ब्लडफीन बॉडी था, एक फिजिक जो हर 10,000 साल में एक बार दिखाई देता है, लेकिन ये लिंक प्र पर दिखाई दिया। मैं सोच रहा हूँ, क्या लिंक प्र और शुरुकिंग के बीच कोई संबंध है? या यूं कहें, लिंक प्र के पिता और वह शुरुकिंग। शैंगवान यान आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी अटकलें सुनकर सभी लोग दंग रह गए। ये शब्द बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थे जो हर किसी के मन में गूंज रहे थे। शुरुकिंग, लिंक प्र के पिता। हिस, आपका मतलब है आपको संदेह है कि लिंक एक के पिता शुरुकिंग है? यह केवल मेरा अनुमान है और यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। शैंगवान यान ने अपने हाथों को थोड़ा सा कप के आकार में बनाया। हालांकि सभी ने इस पर कुछ हद तक विश्वास किया, ये बहुत उचित प्रतीत हुआ। वे दो पूरी तरह से संबंधित व्यक्ति प्रतीत होते थे, लेकिन उन्हें चूलिंगर द्वारा आमतौर पर कही जाने वाली बातों से जोड़ते हुए प्राचीन अभिलेखों के साथ जोड़ दिया गया। हर पहलू से ऐसा प्रतीत होता है कि लिंक एक के पिता महान शुरुकिंग थे, जिन्होंने वो रंग को तोड़ दिया था और स्वर्ग के नीचे जय थे। रुको, शुरुकिंग 10,000 साल पहले रहते थे, जबकि लिंक प्र के पिता सिर्फ 500 साल से ज्यादा पुराने हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? साइवाटो संदेह से भरा था। ये सुनकर ली चनफेंग, जो उसके पास था, ने कुछ सोचा और उसकी निगाहें धीरे धीरे गंभीर हो गई। नहीं, एक मजबूत मार्शल आर्टिस्ट जो अकेले ही एक क्षेत्र को दबाने के स्तर तक पहुंच जाता है, शायद वे जिसे तोड़ते हैं वो वॉइड रन नहीं है, बल्कि समय और स्थान है। समय और स्थान, हर कोई आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या कोई सचमुच समय की नदी को काट सकता है? क्या आपका मतलब है कि वो प्राचीन काल से समय की नदी से बाहर निकलकर वर्तमान में आ गया है और उसकी वास्तविक आयु केवल 500 वर्ष है? ली चनफेंग ने अनिश्चितता से अपना सिर थोड़ा हिलाया। अपनी आंखें बंद करके आधे मिनट तक विचार करने के बाद उन्होंने उन्हें फिर से खोला। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थी और उन्होंने धीरे से कहा, मैंने अपने मास्टर से केवल यही सुना है कि एक मार्शल आर्टिस्ट यदि पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो तो समय की नदी से बाहर छलांग लगा सकता है। हालांकि हम इस आधार पर निश्चित रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि लिंक प्र के पिता ही शुरुकिंग है, लेकिन वह एक मेडिसिनल पिल से किंग यमस इविल को हल करने में सक्षम थे। यहाँ तक कि आप इस योग के दिव्य चिकित्सक उसके मेडिसिनल पिल के रहस्यों को नहीं समझ सकते जो उसकी चिकित्सा दाव की ऊंचाई को दर्शाता है। इसके अलावा लिंक एक के पास ऐसे एप्टीट्यूड होने के लिए भले ही उसके पिता शुरुकिंग न हो, वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए। ये संभव है कि हमारी हर गतिविधि उसकी निगरानी में हो और अगर लिंक एक खतरे में हो तो उसे बचाने के लिए उसके पास पूरी शक्ति हो। वरना कौन पिता इतनी छोटी बेटी को जिसके पास इतना मजबूत एप्टीट्यूड हो जेएनयू में जाने की इजाजत देने में सहज होगा? इसके अलावा लिंक प्र ने एक बार कुछ मार्शल आर्ट्स का जिक्र किया था जो उसके पिता जानते हैं, जैसे 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम्स और 6 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड। हमने उनके बारे में कभी नहीं सुना।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सभी प्राचीन काल की बेजोड़ मार्शल आर्ट्स हो सकती हैं। ली चिनफेंग ने वक्पटुता से बात की। शाही सलाहकार के रूप में जो सम्राट की सहायता करने में सक्षम था, उसकी बुद्धिमत्ता स्वाभाविक रूप से कम नहीं थी। इसके अलावा उनकी साधना गहन थी, जिससे उन्हें ऐसी जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिली जो सामान्य लोगों तक नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए उनके शब्द बहुत विश्वसनीय थे। आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अगर मेरी भी ऐसी ही बेटी होती जिसकी उम्र विश्वसनीय एप्टीट्यूड होती, तो मैं उसे बहुत प्यार करता, उसे अपने पास रखता और उसकी अच्छी परवरिश करता। मैं उसे आजादी से इधर उधर घूमने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? उसकी बातें सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। एक एक करके वे सभी ऊपर देखने लगे और अपने चारों ओर के वो रंग को देखने लगे। चाहे ये भ्रम था या नहीं, उन्हें समय महसूस हुआ जैसे वो रंग के भीतर से एक जोड़ी आंखें लगातार उन्हें देख रही थी। यदि वे लड़की लिंग एक को थोड़ा भी नुकसान पहुंचाते तो शायद अगले सेकंड में 9 हेवंस वज्र उन पर टूट पड़ता। सभी लोग कांपने लगे, सीधे बैठ गए, कुछ हद तक घबरा गए और अस्वाभाविक हो गए। अपने वफादार अधीनस्थों को बेचैनी में देखकर महारानी ने हाथ से इशारा किया। सभी को इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लिंग र के पिता सचमुच इतने विशेषज्ञ हैं, तो हम लिंग र का जितना बेहतर इलाज करेंगे, भविष्य में हमें उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। इसके अलावा मैं लिंग एक की गोलंबर भी हूँ। मैं उसका ख्याल रखती हूँ और उसकी रक्षा करती हूँ, तो मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? आने वाले दिनों में मुझे आशा है कि आप सभी अपने सर्वोत्तम कौशल का प्रदर्शन करेंगे और पूरे दिन से लिंग एक की रक्षा करेंगे और उसे शिक्षा देंगे। उस महान देवता को निराश न करें। ये सुनकर समूह ने एक साथ सिर हिलाया। उन सभी ने निश्चय कर लिया कि वे निश्चित रूप से चूलिंगा लड़की से प्रेम करेंगे। छोटी लड़की के साथ खुशामद करना एक बड़े आदमी के साथ दोस्ती करने के बराबर था। जो भी छोटी छोटी बातें दूसरे पक्ष को छूट जाएंगी, उनसे उन्हें बहुत लाभ होगा। सभी की हार्दिक चर्चा के बाद अंततः ये निर्णय लिया गया कि चूलिंगे की खेती के लिए सर्वोत्तम संसाधनों का उपयोग किया जाए। ली चिनफेंग, साई वाटो और दरबार के कई मंत्री जो जीथर को सुलेख, चित्रकला और सैन्य रणनीति में निपुण थे, उन्होंने भी सब कुछ सिखाने की इच्छा व्यक्त की जो वे जानते थे। चूलिंगे की साधना योजना को हल करने के बाद महारानी ने स्वॉर्ड पवेलियन के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। चूलिंगे का आंकड़ा खोजते हुए उसने ली चिनफेंग से बातचीत की। शाही सलाहकार, अब आपका शरीर कैसा है? आपकी कितनी ताकत वापस आ गई है? प्रिंस जेम्बे का व्यवहार हाल ही में बहुत उग्र हो गया है। मैं अपना धैर्य खोने लगा हूँ। परसों 21 वर्षीय की हत्या के प्रयास और आज उसके द्वारा जानबूझकर उकसावे की बात सोचकर 5 वर्षीय का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। ये सुनकर ली चिनफेंग के जुड़ियों भरे चेहरे पर प्रवाह की झलक दिखाई दी। हालांकि किंग यमसीवर ठीक हो गया है, लेकिन मेरे आंतरिक अंग पहले ही नष्ट हो चुके थे, जिससे काफी नुकसान हुआ था। मुझे डर है कि मेरे पीक तक वापस आना मुश्किल होगा। इसके अलावा मैं योर मैजेस्टी को अभी कार्रवाई करने की सलाह नहीं देता। क्या आप नहीं देखना चाहते कि और कौन बाहर निकलेगा? अगर हम बदलाव करने जा रहे हैं तो इसे पूरी तरह से करें। ली चिनफेंग की वृद्ध और कमजोर उपस्थिति को देखकर यू किंग ने आंख भरी। सचमुच अब उनमें वो पूर्ण शक्ति नहीं रही। क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर साई की चिकित्सा कौशल के बावजूद वह शाही सलाहकार को पूरी तरह से बहाल नहीं कर सकता? जब तक शाही सलाहकार की चोटें ठीक हो सकती है, शाही खजाने का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है। ओह, और मेरे पास अभी भी 1000 साल पुराना रक्त जिनसिंग है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, साई वाटो ने उसे रोक दिया, जो उनके बगल में व्हीलचेयर पर बैठा था। ये बेकार है और ली पहले से ही बहुत बुरा है। एक बार आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाने पर उन्हें दवा के माध्यम से पूरी तरह से ठीक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए भविष्य में उसकी पीठ पर लौटने की संभावना लगभग शून्य है। ये सुनकर महारानी और राजा दोनों की आंखों में उदासी छा गई। वह अंपायर के स्तंभ थे। सोचिए, एक नायक भी बुरा हो जाता है। इस समय साई वाटो को कुछ सुझाव और उसका स्वर बदल गया और उसने सहजता से कहा, यह पूरी तरह से आशा ही नहीं है। यदि कोई 4 डिवाइन बीज का मांस या सार प्राप्त कर सके तो इससे जीवन बढ़ सकता है। यदि कोई मिलियन बर्ड का मांस प्राप्त कर सके तो यह न केवल खोई हुई जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करेगा, बल्कि अग्नि से रिबर्थ भी प्राप्त करेगा, जिससे ओली के आंतरिक अंग अपनी युवावस्था में वापस आ जाएंगे। हालांकि डिवाइन बीस्ट जैसे अज़ूर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, मिलियन बर्ड और ब्लैक टॉर्टोइज हेवन रैंक से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। हम उनका मांस कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ली चिनफेंग और महारानी दोनों ने आंख भरी, क्योंकि उनके पास इस विचार को त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मॉडल की तुलना डिवाइन बीस्ट से कैसे की जा सकती है? पूरे देश की ताकत के साथ भी वे एक डिवाइन बीस्ट के बराबर नहीं होंगे। जैसे ही सभी के चेहरे पर उदासी छाने लगी, उन्होंने देखा कि चूलिंगा एक चट्टान के पीछे अकेला छिपा हुआ है और न जाने क्या कर रहा है। हम लिंगर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम उन बड़े बहनों और भाइयों के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो? महारानी चुपचाप पास आई और उन्होंने देखा कि चूलिंगा एक बुने हुए मुर्गे को गले लगाए हुए उसे कुतर रहा है। इसकी सुगंध हवा में फैल गई, ताजगी देने वाली और किसी की भी सबसे मौलिक इच्छाओं को जगाने में सक्षम प्रतीत हुई। यहाँ तक कि महारानी यू किंगजू, जो सांसारिक इच्छाओं से परे प्रतीत होती थी, भी अपनी लार निकलने से खुद को नहीं रोक सकी। महारानी का प्रश्न सुनकर चूलिंग ने ऊपर देखा, उसका चेहरा तेल से चिकना हुआ दिखाई दिया। वह मुस्कुराई, उसकी मुस्कान अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थी। हे लिंगर बड़े भाई बहनों के साथ लुका छिपी खेल रहा है। लिंगर छिपने में बहुत माहिर है। वे मुझे बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, पर मुझे ढूंढ नहीं पाए हैं। महारानी ने सिर हिलाया और उनके बगल में खड़ा ली चिनफेंग भी राहत से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने महारानी को छोटी उम्र से ही बड़ा करने का दृश्य देखा हो। नहीं, उसे बड़ा करते हुए। चारों ओर धूप की ऐसी किरण का होना बुरा नहीं था। लिंगरा के चिकने चेहरे को देखकर ली चिनफेंग चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। ओह, लुका छिपी में भुना हुआ चिकन भी आता है। ये भुना हुआ चिकन बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और न जाने क्यों इसकी सुगंध सूंघकर मुझे पूरी तरह से सुकून महसूस हो रहा है, मानो मेरी अंदरूनी चोटें भी थोड़ी कम हो गई हो। लिंगर, तुम्हें ये भुना हुआ चिकन कहाँ से मिला? आन, यह मेरे लिए डैडी ने बनाया है। लिंगर भूखा है, इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपना पेट भरने के लिए कुछ खा रही हूँ। ग्रैंपा ली, क्या तुम इसे खाना चाहोगे? ये बहुत स्वादिष्ट है और ये तुम्हारे दांतों में नहीं फंसेगा। चूलिंगर ने कुछ भी नहीं छिपाया, अपनी कीमती बल्ले बोरी को हिलाते हुए उसने अपने चिकने छोटे हाथ से चिकन बर्ड का एक टुकड़ा भी फाड़ा जो उसे पसंद नहीं था और उसे ली चिनफेंग को दे दिया। मोटे चिकन बर्ड को देखकर ली चिनफेंग अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सका। यद्यपि वह एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ थे, फिर भी एक इंसान के रूप में वह कुछ बुरी आदतों से बच नहीं सके। उदाहरण के लिए चिकन बर्ड, ये ली चिनफेंग का पसंदीदा था। जब भी वह इसे देखता तो अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। ली चिनफेंग ने बाईं और दाईं ओर देखा और जब उसने साई वाटो की चंचल निगाहें देखी, उसने बलपूर्वक अपनी लालसा को दबा दिया और अनिच्छा से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। ओह, दादाजी को चिकन बर्ड खाना पसंद नहीं है, तो क्यों न हम इसे भूल जाएं? ये देखकर चूलिंगा ने अपनी आंखें झपकाई और उसे एहसास हुआ कि ली चिनफेंग जिद्दी हो रहा है। वह सोच विचार कर उछली और चिकन का टुकड़ा उसके हाथ में थमा दिया। अरे ग्रैंपा ली, दिखावा बंद करो। बड़े भाई साई वाटो ने कल मुझे बताया था कि तुम्हें चिकन बर्ड बहुत पसंद है। उसने तो ये भी सोचा था कि चिकन बर्ड पहले भी उससे लड़ चुका है, इसलिए लिंक ने इसे खास तुम्हारे लिए बचाकर रखा है। हालांकि अपने शिशु के सामने चिकन बर्ड खाने से महारानी और साई वाटो बहुत हार रही थी फेस, लेकिन उसकी नाक से उठती तीव्र सुगंध के कारण वह विरोध नहीं कर सका और उसके मुंह पर उसका नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया। ली चिनफेंग ने हल्के से खांसते हुए एक दयालु मुस्कान प्रकट की और चूलिंगे के सिर पर तपतपाया। खांसी चूंकि लिंक इतना जोर दे रहा है, भले ही दादाजी को चिकन बर्ड पसंद न हो, फिर भी मुझे इसे खाना ही होगा। आहू, एक बड़ा खुला हुआ मुंह हो गया और चूलिंगे के हाथ में चिकन बर्ड तुरंत गायब हो गया। सभी की आधी मुस्कुराहट भरी निगाहों के सामने ली चिनफेंग का फेस थोड़ा लाल हो गया था, क्योंकि उसने कुछ बार चबाया था। जिस क्षण चिकन बर्ड के अंदर का स्वाद चबाने से बाहर आया,
ली चनफेंग ठिठक गया, उसकी पुतलियां अचानक चौड़ी हो गई। वह चिल्लाए बिना न रह सका, हे भगवान, ये चिकन बट, यह हम सभी से अलग है जो मैंने पहले खाए हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस करते हुए तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे व्यक्ति को चिकन बट खाने में इतना तल्लीन देखकर साय वाटो ने अपनी आंखें घुमाई। क्या हुआ, साफ नहीं धुला, क्या मुर्गी की बीट है? तब तो आपने सचमुच जैकपॉट मार लिया है। आखिरकार लोग खुलेआम चिकन पोक नहीं खा सकते, लेकिन आप जैसे व्यक्ति को चिकन बट पसंद है, वह इसे चखने के लिए भाग्यशाली है। ये सुनकर महारानी और शांगवान यान दोनों का गला थोड़ा सा घुट गया और दोनों महिलाएं एक साथ एक कदम पीछे हट गईं और ली चनफेंग को तिरस्कार से देखने लगी। इस समय ली चनफेंग के पास जवाब देने या स्पष्टीकरण देने का समय नहीं था, उसके शरीर में तीव्र परिवर्तन हो रहे थे। साधारण दिखने वाला मुर्गे का पिछला हिस्सा लगातार प्रचुर मात्रा में जीवन शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। जैसे ही वह उसकी आग के साथ नीचे गया, वह चमत्कारी जीवन शक्ति वास्तव में उसकी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त आंतरिक अंगों की लगातार मरम्मत कर रही थी। इसके अलावा उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी आयु बढ़ रही है। यद्यपि गति धीमी थी, ये जीवन का वास्तविक विस्तार था, एक ऐसा प्रभाव जो 1000 वर्ष पुराने जिनसेंग से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था। अपने शरीर में इस बदलाव को महसूस करते हुए ली चनफेंग की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। इस पर उसे यह भी समझ आ गया कि छोटी बच्ची के हाथ में भुना हुआ चिकन शायद साधारण नहीं था। ली चनफेंग आगे बढ़ा और खुशामद से मुस्कुराया और अत्यंत उत्सुकता भरी निगाहों से वह चू लिंगर के हाथ में भुने हुए चिकन को देखने लगा। हे लिंगर, ये चिकन वाकई बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम दादाजी को मांस का एक और टुकड़ा दे सकते हो? यदि नहीं, तो क्या आप मुझे अपने हाथ की हड्डी चूसने देंगे? ये देखकर साय वाटो उसका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। मैं कहता हूँ, तुम बूढ़े आदमी, तुम एक महान शिक्षक हो, तुम इतने दुखी तो नहीं हो सकते, है ना? मास्टर, आप तो हेवन रैंक के विशेषज्ञ हैं। आपका व्यवहार, आपका आचरण, अगर ये काफी नहीं है तो चलिए वापस चलते हैं और एक मेज भर भुना हुआ चिकन बना देते हैं। शांगवान यान ने अपने माथे पर हाथ रखा, यह महसूस करते हुए कि उसका मास्टर बहुत शर्मनाक था। आज स्पिरिट किंगडम में तो वह सिर्फ एक आदमी से पीछे था और हजारों से ऊपर। आज चिकन खाने के लिए वह इतना गिर गया कि हड्डियां चूसने लगा। ये सुनकर ली चनफेंग दंग रह गया और अविश्वास से शांगवान यान को देखने लगा। आपने कहा किस चीज की तालिका बनाओ? भुना हुआ, कोई बात नहीं, तुम्हें बस हड्डी चूसनी चाहिए। शांगवान यान के शब्द बीच में ही कट गए क्योंकि उसे तुरंत एहसास हो गया, उसकी सुंदर फेस क्रोध से लाल हो गई। ली चनफेंग हंसते हुए बोला और कुछ भी नहीं छिपाया, तुम लोग कुछ भी नहीं समझते, लिंगप्रा के हाथ में चिकन जितना स्वादिष्ट कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे ली चनफेंग चिकन बट पसंद है, लेकिन ये चिकन मांस मेरे आंतरिक चोटों को ठीक कर सकता है और मेरे जीवन को बढ़ा सकता है। जीवन को बढ़ाना, ये दो शब्द ली चनफेंग द्वारा बहुत ही सावधानी से बोले गए थे। उन्हें डर था कि अन्य लोग उन्हें सुन लेंगे। आखिरकार जो वस्तुएं जीवन को बढ़ा सकती हैं, वे पूरे महाद्वीप पर सबसे शीर्ष स्तर की हेवन एंड ट्रेजर हैं। यदि यह बात बाहर आ गई तो निश्चित रूप से हंगामा मच जाएगा। ये सुनकर कई लोग हंस पड़े, विशेषकर साय वाटो की हंसी सबसे तेज थी। हाँ, क्या आपको लगता है कि मुर्गी का बट चोटों को ठीक कर सकता है और जीवन को लंबा कर सकता है? तुम मुझे मार डालोगे, तुम चिकन बट की लालसा से पागल हो गए होगे, है ना? ली चनफेंग ने उसे अनदेखा कर दिया और आगे कुछ नहीं बताया, बल्कि अपना सिर घुमाकर चू लिंगर की ओर गंभीरता से देखने लगा। लिंगर, देखो। चू लिंगर ने उसके हाथ में रखे 4 या 5 पाउंड के बुने हुए चिकन को देखा, फिर ली चनफेंग के दयनीय चेहरे को देखा। उसके छोटे से फेस पर सहानुभूति का एक संकेत दिखाई दिया। पिताजी ने यह भी बताया कि महल का खाना बहुत अच्छा था, उसमें कई स्वादिष्ट व्यंजन थे और हर भोजन में 108 व्यंजन थे। लेकिन लिंगर भूखा था और उसे रसोई घर भी नहीं मिल रहा था। और दादाजी ग्रैंड ट्यूटर एक भुना हुआ चिकन भी नहीं खरीद सकते थे, वह सचमुच बहुत दयनीय थे। ठीक है, वैसे भी लिंगर इतना नहीं खा सकता। लो, दादाजी के खाने के लिए ये पंख ले लो। चू लिंगर ने एक और पंख फाड़कर ली चनफेंग को सौंप दिया। ली चनफेंग ने कांपते हाथों से उसे लिया, मांस का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा, उसे साय वाटो की नाक के नीचे रखा और उसे कहा, इसे चखे। साय वाटो ने उदासीनता से अपना मुंह खोलते हुए कंधे उचका दिए। मैंने पहले कभी चिकन नहीं खाया है और मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं हूँ। हालांकि उन्होंने कहा कि जब चिकन का मांस उनके मुंह में गया तो साय वाटो की आंखें अचानक चौड़ी हो गई, जिससे अविश्वास की अभिव्यक्ति प्रकट हुई। यह मांस, हे भगवान, जैसा कि आपने कहा, यह एक हेवन रैंक विशेषज्ञ की आंतरिक चोटों की मरम्मत कर सकता है और जीवन को लंबा खींच सकता है। ऐसा सर्वोच्च खजाना पहले ही हेवन एंड अर्थ ट्रेजर के दायरे से आगे निकल चुका है। लिंगर, क्या ये सचमुच वही भुना हुआ चिकन है जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बनाया है? साय वाटो ने अपना सिर घुमाया और बहुत गंभीरता से पूछा। चू लिंगर ने खाली भाव से सिर हिलाया, उन्हें समझ नहीं आया कि एक साधारण भुना हुआ चिकन उनके चेहरे पर इतना परिवर्तन क्यों ला देगा। हाँ, ये वही है जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था और ये ताज़ा बना था, जब मुझे मिला तब भी ये गर्म था। लिंगर, तुम्हारे डैडी कब आए? मम्मी ने भी कहा था कि वो तुम्हारे डैडी से मिलना चाहते हैं और दुनिया की सबसे ताकतवर विशेषज्ञ की शक्ल देखकर खुश होना चाहते हैं। आओ, अपना मुंह पोंछो, खाना खाओ, कोई बात नहीं। मम्मी यहाँ है तो कोई तुम्हारी चीजें छीनने की हिम्मत नहीं करेगा। महारानी आगे बढ़ी और नीचे बैठ गई, एक रुमाल निकाला और एक माँ की तरह धीरे से चू लिंगर के मुंह से चिकनाई पहुंच दी। इस छोटे से इशारे ने भी चू लिंगर के दिल को खुश कर दिया, जो बिना माँ के बड़ा हुआ था, और उसने चमकती आंखों से लियू किंगजू को देखा। क्या ये माँ की देखभाल का एहसास है? क्या ये मातृ प्रेम है? लिंगर की अब एक माँ भी है, ये केवल दुख की बात है। गौरंगर डैडी की पत्नी नहीं है। नहीं, पिताजी नहीं आए, उन्होंने इसे मुझे इस ज्ञानकुंड बैग के माध्यम से दिया। यह एक खजाना है जो डैडी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये तब मिला जब वे जेल में घूम रहे थे। खैर, जब भी कुछ स्वादिष्ट होता है, डैडी उसे एक डायमेंशनल बैग में भरकर मेरे पास भेज देते हैं। चू लिंगर ने उदारतापूर्वक समझाया, कुछ भी नहीं छिपाया। उसे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि उसके सामने खड़े लोग उसे छीन लेंगे। ये सुनकर कई लोगों ने एक दूसरे को देखा, उनके दिल दहल गए और एक साथ एक विचार उभरा। यह अंतरिक्ष में वस्तुएं भेज रहा था। लिंगर के पिता वाकई हेवन रैंक से आगे निकल गए। कई लोगों ने अपने दिल के उत्तर पुत्र को दबाते हुए गहरी सांस ली। बूढ़े साई, क्या आप जानते हैं कि लिंगर के हाथ में जो चिकन का मांस है वो किस प्रकार का चिकन है? ये चीज मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। अगर मुझे इस तरह की मुर्गियां मिल जाएं तो मैं उन्हें पालना चाहूंगा। ये सुनकर साय वाटो ने एक क्षण सोचा, फिर अपना सिर उठाया और ली चनफेंग को चिढ़ाने वाली निगाह से देखा। मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार का चिकन है, लेकिन मुझे पता है कि आप किस प्रकार के मेढक हैं। क्या आप सचमुच ऐसे अद्भुत प्राणी को पालना चाहते हैं? ली चनफेंग गुस्से में था, क्या तुम पिटाई चाहते हो कमीने? क्या तुम ठीक से बोल नहीं सकते? मुझे मुर्गी पालने में क्या दिक्कत है? साय वाटो ने कंधे उचकाए, उसका फेस धीरे धीरे गंभीर होता गया और उसने गहरी आवाज में दूसरों से कहा, यह मुझे डर है कि यह मुर्गी का मांस नहीं है। हमारी हैसियत को देखते हुए हम इसे पालने के लायक नहीं है। इसके प्रभाव बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित मिलियन बर्ड मांस के होते हैं। मुझे शक है लिंगप्रा के हाथ में जो चिकन है वो पौराणिक मिलियन बर्ड है और इसे अभी कुछ समय पहले ही काटा गया है। धमाका! जैसे ही ये शब्द निकले, मानो आकाश से बिजली गिर पड़ी। हर कोई दंग रह गया। क्या वर्मिलियन बर्ड, ये डिवाइन बीस्ट, हेवन रैंक से कहीं ज्यादा है? ये कैसे संभव है? ये क्यों संभव नहीं है? वर्मिलियन बर्ड के अलावा क्या आप दुनिया में कोई और मुर्गी का मांस ढूंढ सकते हैं जो आपकी पुरानी चोटों को ठीक कर सके? और किस स्पिरिट बीस्ट में इतनी जीवन शक्ति हो सकती है? साय वाटो की आंखों में भी आश्चर्य था। वह एक वर्मिलियन बर्ड था, एक ऐसा अस्तित्व जो राष्ट्र की रक्षा करने वाले डिवाइन बीस्ट के रूप में काम कर सकता था, फिर भी आज उसे भुना हुआ चिकन बना दिया गया। क्या ये दुनिया बहुत पागल थी?
हर कोई वास्तव में यह विश्वास नहीं करना चाहता था कि लिंक रे के हाथ में भुना हुआ चिकन मिलियन बर्ड था, लेकिन तथ्य उनके सामने रखे गए थे, वे इसका खंडन नहीं कर सके। मिलियन बर्ड को भुने हुए चिकन के रूप में उपयोग करना लिंक रे के पिता, सचमुच क्या शक्तिशाली उपलब्धि है। लिंक रे एक अद्वितीय विशेषज्ञ की बेटी है, वह सचमुच धन्य है। साइवाटो और ली चनफेंग ने एक दूसरे को देखा, दोनों ही छू लिंग के पापा। यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आपके दत्तक पुत्र बनने को तैयार हैं। छू लिंग के हाथ में भुने हुए चिकन को देखकर सभी अवाक रह गए।